भाऊ आपण ते 3 नंबरचं बटन आहे ना ते चालू करा. हा ठीक आहे. हाँ आता हाँ आलं. हा बस जमलं. बर नमस्कार सर. हा बोला आता आणि बोलाही तर नंतर मग व्हिडिओ पण तुम्ही असं दाखवू पण शकता. ठीक आहे. पण आता हिंदीत बोला. जी हाँ सर. बोलिए मैडम. नमस्कार. नमस्कार. जी हेलो. नमस्कार बोला तुम्ही कंटिन्यू चालू ठेवा तुम्ही. हाँ जी हाँ सर. मैं 5-6 साल से पहले ये ऑर्गेनिक यानी सेंद्रीय खेती करता. तो मैंने पिछले 2 साल से पपीता लगाया था और अभी भी मेरे खेत में पपीता है. तो आदरणीय काश्तकार है. हेलो सुनना आता क्या? हेलो जी गजानन भाऊ. जी सुनाई दे रहा सुनने को है आता तो क्या? आप बोलिए. हाँ आ रहा है. हाँ आप बोलिए. कंटिन्यू जी करिए. हाँ. हाँ तो हाँ हम ये कुछ पेड़ लगाते. हमारे गांव के गजानन भाऊ है, एक आदर्श काश्तकार है. वो भी 10 साल से खेती करते हैं, सेंद्रीय खेती. एक दिन मैं उसके खेत में गया और देखा तो मुझे अच्छा लगा ये सेंद्रीय. मेरे पास 4-5 एकड़ खेती है, 5 एकड़. और मैं 5 साल से ये सेंद्रीय करता सब. तो मेरे को इसमें ज्यादा से ज्यादा नफा मिल गया 5-6 साल से. और मैं एक सेंद्रीय खेती करता. तो इसमें हम कुछ गांडूळ खत बनाते पहले. तो ये पाला पाचुआ जो कचरा है अपने खेत का है, जो आप फेंक देते, ये हम एक गड्ढे में डालते, उसमें गांडूळ डालते और इसका हम खत बनाते. तो हमारे को ये अपना जो ये रासायनिक खाद जो है जो देने का काम नहीं है. हेलो. तो आ रही है. हेलो. हम ये सेंद्रिय बनाते शेती. ये हम सेंद्रिय हिरवळी अपना ये जो हरी पत्ते का रहता ना हो, हरी पत्ती का हम जी खाद बनाते हरे पत्ते का. जी वो बताए कैसे बनाते हैं, बताएं थोड़ा. हाँ तो हरे पत्ते का हम खाद बनाते. उसमें ये अपना चौली का पिक रहता. चौली चौली हम्म. 1 किलो, मूंग 1 किलो, ज्वार 1 किलो, ताग 1 किलो, चना 2 किलो, धने अर्धा किलो 500 ग्राम, मेथी अर्धा किलो, कांदा 200 ग्राम, लसूण 200 ग्राम, मतलब ये क्या बोलते ये ज्वार 1 किलो, गेहूं 1 किलो, ये सब मिला के हम खेत में उसकी बुआई करते. और ये 1 महीने के बाद वो जो निकलता ना हो वो पौधे, 1 महीने के बाद हम उसमें नांगरनी करते और उसके बाद रोटर मिलाते. इसका जो खाद बनता है वो खाद अपने जो एक खत बोलते खत सेंद्रिय, तो 10 टन मिलता एकड़ में. जैसे आप एकड़ में 10 टन खत डालते उतना अपने को फायदा मिलता. वो हिरोल का खत का, हरियाली का. इसके फायदे 1 एकड़ में 10 टन एक मिलता है. बार पुनः हाँ संतोष भाई एक बिल्कुल. बार फिर से वो सामग्री बताएं, क्या क्या डालते हैं, कितनी कितनी डालते हैं, कितनी कितनी मात्रा में डालते हैं 1 एकड़ में. 1 एकड़ में हम वो चौली रहती. चौली 2 किलो, ज्वार 2 किलो, मूंग 1 किलो, बाजरी 1 किलो, स्लो 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 सोयाबीन. स्लो धीरे धीरे बोलो, धीरे धीरे. हाँ सोयाबीन 1 किलो. संतोष भाऊ ये लिख रहे हैं सभी तो थोड़ा 1 मिनट में थोड़ा जी हाँ धीरे जी हाँ धीरे सब. जी हाँ.
और आप एक जगह पर खड़े रहिए, फिर चो- बाद में जो है चौली, ना, हाँ, जी हाँ। एक बार एक जगह खड़े रहो। चौली 2 किलो, चौली 2 किलो, चोली 2 किलो, हरभरा, चना चना 2 किलो, हरा चना, चना 2 किलो। हम्म। सोयाबीन 1 किलो, बोलो। हम्म। ताग एक 1 किलो। किलो, ताग क्या? 1 किलो, ताग ताग अपना वो बोरू बोलते हो, बोरू। आग। छाछ 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 छाछ। हाँ। नहीं नहीं छाछ। और धने, छाछनी दीदी छाछनी धनिया। सन हेम बोलते इसे इंग्लिश में बोरू बोलते बोरू मराठीमध्ये बोरू म्हणतात त्याला सन हेम हाँ नाही, ताक म्हटलं ना त्यांनी, म्हणून नेम म्हटलं. क्या है? नाही नाही ताकले बोरू आहे तो बोरू बोरू बोरू, ताग, ताग का पी कर था ना, वो बोरी बनती है उसकी। ताग ताग सन। अच्छा अच्छा अच्छा. हाँ हाँ सन हेम ताक. हं. हाँ, सन जो जिसके रस से बनते धने, हैं। हाँ रस्सी बनती है उसकी। रस्सी बनती है उसकी रस्सी बनती है और धने हाँ, 500 ग्राम। सन। चलिए, हाँ, 1 किलो हो गया सन। 500 ग्राम हाँ, क्या? धने धने, धनिया। धने। हाँ। हाँ। और और अर्धा किलो 500 ग्राम मेथी। मेथी। कांदा 200 ग्राम। कांदा। कांदा क्या है? प्याज प्याज. गजानन भाई। प्याज भी, प्याज का जवार बाजरा प्याज का कितना, प्याज जवार का जवार बाजरा प्याज का कितना, बीज भी, चना. बीज बोलो प्याज का प्याज काला का बीज बीज। रहता है हाँ। वो काला बीज रहता है लहसुन, ना वो. हाँ हाँ, काला काला। हम्म। हम्म। हाँ। और तिल्ली 200 ग्राम। तिली। हाँ 200 ग्राम। 200 ग्राम। सरसों 200 ग्राम। हम्म। और इसका मिश्रण करके, हम्म। इसका मिश्रण करके 1 एकड़ में डाले। मिश्रण करके कितना रखना है इसको? कैसे क्या डालना है? काय में डालना है? मिश्रण करके अपना खेत में बुआई करनी है या ऐसे ये करने का, उगाने को। इनको इनको पीस के अब डालना, कैसे डालना, फसल लगाते मिश्रण हैं कैसे तो करना? मिश्रण, मिश्रण एक इकट्ठा रुजून करिएगा काढायचं उसको। काय, रुजून काढायचं का हे सगळं? हाँ, हा. मिक्स करके सब। खेत में बोना है क्या? बोना? हाँ हाँ, बोना हाँ इसको है? हाँ बोना है हाँ, बराबर बराबर. 1 एकड़ में। अशोक भैया, इसको खेत में बोना है। हाँ, और बो करके। एक महीने के बाद उसमें, 1 महीना। ये एक बार में इनकी माइक खोलिए, सबके माइक खोलेंगे तो वो भी सब पूछेंगे. एक बार ये की माइक खोलिए और बोलिए जी. हाँ, 1 महीने के बाद, 1 महीने के बाद वो खेत में रोटर घुमाने का या नांगर करने का। भैया हरी खाद के बारे में बता रहे शायद जी। हाँ, हरी खाद, हरी खाद। वो जमीन में मिलता ना हो, रोटर घुमाने के बाद उसका खाद बनता। तो इसके एक फायदे महीने के बाद बताओ. उसमें रोटर मिलाने का। इसके फायदे बताओ. हाँ, जो आप उसके फायदे, उसके फायदे जो आप बाकी खाद मिलाते हो, गोबर का खाद, वो 50 बैल बंडी रहती ना हो, 50 बैल बंडी के बराबर होता। 50 क्या? हेलो, 50 बैल बंडी रहती ना, गाड़ी गाड़ी थी वो गाड़ी, हाँ उसका अच्छा खाद अच्छा. मिनिमम, हाँ 10 टन बनता उसका खाद, उसके 10 टन के बराबर चलता हो। और उसमें से अपने जो फसल रहती हो, उसमें कीड़ रोग कम आता।
और इसके इसकी बाद जब हम एक प्रश्न है भाई जी, इसकी हाँ, जब और बुआई इसका करते हैं ना तो उसके लिए कुछ डालना पड़ता है क्या, अच्छा आने के लिए? नहीं 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 नहीं, कुछ खाद वगैरह और कुछ कुछ डालने का नहीं, उसका खुद ही खाद बनता है। इसके हाँ बोने अच्छा। का समय कब है? कब भी बोना बोना चाहिए उसको, कौन से सीजन में चलता हो, अच्छा। उसका खाद बनाने के लिए खाद। जी जी। जब हम फसल लेंगे ना उसके पहले लेना है ना ये? और पहले जो आप हाँ खेत तैयार करते हैं ना फसल लेने के लिए, उसके पहले हाँ करना तब। है। हाँ हाँ। हाँ, खाद की इसमें जगह। इसके अलावा कोई भी खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना इसमें, और डीएपी ना वो, या एक रासायनिक खाद हो गया और जैविक में कोई भी प्रोम वगैरह या कोई भी खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं नहीं, कोई डालना पड़ेगा नहीं, उसके खाद से आता है वो फसल। हम 5-6 साल से वैसा ही करते, हमारे को कुछ रासायनिक खाद डालना नहीं पड़ता। कितने दिन में तैयार होता उत्पादन है? क्या उत्पादन कैसा रहेगा? उत्पादन अच्छा रहेगा उसका। ये हमारे जो खेत में है, हम वैसे ही खाद डालते हैं और वो गांडूळ खाद बनाते हैं कुछ। और हम कुछ ये बनाते हैं अपना 10 परनी अर्क बोलते हो, 10 परनी, इस 10 परनी कितना अर्क। संतोष हेलो। लगता है इसको तैयार होने में? उसको तैयार होने में 1 महीना। अच्छा, 1 महीना लगता है, 1 महीने में पूरा तैयार हो जाता है वो? हाँ, 1 महीने में पूरा तैयार हो जाता है। ओके ओके, ठीक ठीक ठीक। और फिर भी गांडूळ खत, दशपर्णी अर्क ये तुम यूज करते हो ना? हाँ हाँ। और जीवामृत, हाँ जीवामृत बनाते हैं हम, देसी गाय का गोबर 10 किलो से 20 किलो गोमूत्र डालते हैं उसमें, 5 से 10 लीटर। और मिट्टी, अपने खेत की मिट्टी, किसी पेड़ के नीचे वाली वो, वड वड के झाड़ के नीचे की, हाँ, वड या वड के पिंपल। नीचे और पीपल, उम्बर के नीचे की एक मुट्ठी में जितनी आती उतनी मिट्टी डालते। और मूंग, उड़द, तुअर, चने का आटा 1 किलो, सभी 1-1 किलो। उसमें गुड़ गुड़ डालते 1 किलो। सुना आता क्या? जी जी जी, हेलो। सुनाई दे हाँ रहा है सुना जी। था सुना था। हाँ, हाँ, सुनाई दे रहा गुड़ है। गुड़ 1 किलो डालने के बाद उसको 200 लीटर पानी में ये मिक्स करना है। 200 लीटर पानी में मिक्स कर मिलाने का है ये। और ये सब मिलाने का बाद में ये 2 से 7 दिन तक अपने कोई भी एक पेड़ की लकड़ी लेनी है। एक पेड़ की लकड़ी लेनी है और उसको 2 से 7 दिन तक घुमाने का है, सुबह शाम। हम्म, और जो अपना जो बैरल रहता ना हो टाकी 200 लीटर की, जी जी उसमें जी। उसमें ढक्कन लगाने का। और जी सुबह शाम 2 बार उसको घुमाने का। हम्म। ये सब संतोष वो दालों का पीठ डालना है क्या? सब दालों का पीठ डालना है? चना हाँ उड़द आपने हाँ कौन कौन सी दालें वो फिर से हाँ। बताओ। कौन कौन सी दालों का पीठ डालना है वो बताओ फिर से। दाल। मूंग अरे मूंग, इसमें उड़द, तुअर, बीज थोड़ी डालना है बेटी, बीज नहीं डालना, बेसन डालना है बस, उसका आटा बस। चने का आटा और गुड़ 1 किलो गावरान।
200 लीटर पानी में डालने का हो। ये सब 2 से 7 दिन तक सुबह शाम घुमाने का। ये सब मिलाकर 7 दिन के बाद 1 एकड़ में ये उसका प्रयोग कर सकते हैं आप। और जी हाँ, इसका फवारनी में प्रयोग कर सकते हैं। तो फवारनी का प्रयोग करने का तरीका है वो, अपने जब बुआई करते हैं फसल की, तो फसल की बुआई करने के बाद 1 महीने के बाद करनी है फवारनी। और दूसरा स्प्रे जो करेंगे फवारनी दूसरी, तो 21 दिन के बाद पहले फवारनी के। हेलो, ये फवारनी करने का तरीका है। जी अभी आप ना खेत में ही है संतोष जी, आप थोड़ा सा खेत का भी दर्शन करा दीजिए। हाँ, खेत में है आपके ना। वो हाँ आपके फसल है, कौन सी फसल है, वो आप दिखा दीजिए थोड़ा सा, कौन से फल पौधे वाले लगाए, पेड़ लगाए, है ना, वो थोड़ा सा दर्शन दिखा दीजिए। ये दिखाई देता क्या आपको? हाँ हाँ दिखाई दे रहा है। नीचे करो पपीता संतोष देखो। भाऊ कॅमेरा फिरवा, तुमचा कॅमेरा फिरवा, तुमच्याकडेच कॅमेरा उलटा करा. हाँ उल्टा करा. कॅमेरा उलटा केला तर चालते, नाही तर मुंह मत देखो. सिम्बॉल करायचा. वर वर सिम्बॉल आहे त्याचा, फिरवायचे 2 बाण आहेत ना, त्या बाणाला टच करा म्हणजे तुमचा कॅमेरा त्या पिकाकडे जाणार आहे. हा त्या संतोष वर भाऊ ते एकदम काय ना वर वर 2 बाण दाखवलेले आहेत गोल मध्ये, त्या बाणाला टच करा. हा, वर उजव्या साईडनं वरच्या कोपऱ्यात एकदम ते फिरवा, म्हणजे तुमचा कॅमेरा उलटा होते. हा मग मागचा तुमचं कॅमेरा चालू होते. हा, हा, झालं बरोबर, झालं, चालू झालं, चालू झालं, चालू झालं. दाखवा आता झाडाच्या नेटी जा आणि दाखवा आम्हाला कोणते कोणते झाड आहेत. हा, आता एका ठिकाणी थांबा, हा. म्हणजे कसं सगळं दिसलं पाहिजे व्यवस्थित, एका ठिकाणी थांबून दाखवा, असं हाँ, चालत चालत. ये हमारा मिश्र पिक है। हाँ, हम ये मिश्र पिक लेते हैं। तो ये देखो हमारी खेती, ये ऐसे लाइन में हम लगाते हैं। इसमें सीताफल है, संतरा है, पपीता है। थांबून दाखवा, थांबून दिसत नाही नीट. थांबून एक- नीट एक एक हा, हा, एका एक- जागी एक एक लाईन दाखवा भाऊ, एकदा पपईचं दाखवा, संत्र्याचं दाखवा, एक एक झाड दाखवा. हाँ, ये देखो। तुम्ही आता भरपूर लागल्या हो संतोष भाऊ. हाँ, ये अपना ये ऐसा ये उपयोग होता है ये सेंद्रीय खेती का। ये फल है पपीते का, और इसमें इसके बीच में ये सीताफल भी लगाए हमने। ये इसको भी ये पकड़ रहा है, फूल फल भी है इसमें। पपई खाने को आना है, पपई मिले तो मिले, बढ़िया रहती है मीठ. हाँ, पपैया तो एकदम बड़ी ये दीदी, ये आइसबेरी वेराइटी है हमारी, ये एकदम बढ़िया पपई है। मार्केट में इसको ज्यादा से ज्यादा भाव मिलता, और ये ऑर्गेनिक है, इसलिए हमारे कुछ ग्राहक भी है अभी तो परमानेंट। 50 रुपए किलो पपई जा रही है. अभी तो है, अभी चालू है ना पपई। 50 रुपए किलो आ रही है, वो भी तो ताइवान रहती है हमारी, तो वो हाँ। वैसे. नहीं, ये हमारी ताइवान से भी बड़ी पपई है, खाने को अच्छा है। अरे ये पेड़ है 7 से 8 चलिए फीट ऊंचा ये पेड़ है। संतोष जी, हाँ, संतोष जी, ये पपीता जब आपने लगाया था तब खेत हाँ। को क्या कैसे बनाया और उसमें क्या क्या खेत डाला में और कितने कितने दूरी पे पपीता लगाए हैं? मैंने खेत में वो हरियाली का, हरी पत्ती का खाद बनाया ना, बताया ना तुमको, वही डाल दिया पहले ये लगाने जी से पहले। और मैंने ये अपने ये बीच बीच में लगाया ये, और मैं इसके इसके बीच में ये बाकी फसल लेता मैं। ये देखो, ये फ्लावर गोभी, पत्ता गोभी, फ्लावर गोभी, ये ऐसा पिक लेता मैं।
पपीता का पेड़ कितने फुट में लगा दे रहा, ऐसे ऐसे बोल रहे हो, कितने ये दूरी में लगा पपीते दे? का अंतर ज्यादा से ज्यादा है, ये कम ज्यादा है हमारा। ये ऐसा ज्यादा है हमारा, ये 20 फुट का, और ये ऐसा 4 फुट लगाते हैं हम। भी 4 फुट और हेलो। हाँ 4 20 बाई 4 में लगाया आपने। हाँ, तो हम बीच में ये बाकी पीक लेते ना, सोयाबीन, हरभरा, ये कुछ ये सब्जियां लगाते। हाँ। कडेने लावलं काय? कडेने लावलंय? कडेने नहीं 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 पोकळ्याच्या? नहीं, ये नहीं 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 नहीं, ये खेत है हमारा, खेत ये हम बीच में लगाते नहीं। देखो ये इतना ज्यादा अंदर है। दीदी, ये है ना, ये 20 बाई 4 पर लगाते हैं और बीच में उसमें मिश्र पीक लेते हाँ, हैं, जैसे कि सब्जी भी लेते हैं, अपने सोयाबीन भी लेते हैं। तो इसका सोयाबीन लेते हैं। जो पेड़ है वो पेड़ बहुत अच्छे रहते हैं और अच्छी फसल देते हैं, ज्यादा अंतर हाँ, देंगे तो। हाँ, हवा पानी सब मिलता उसको, और अपने को बीज, उत्पन्न ज्यादा मिलता। संतोष जी आप इसका बीज रखते हो ना पपई का? बीज? हाँ बीज रखते होंगे ना? नहीं नहीं, नहीं क्या? ये हाँ, ये हम कंपनी से ये बुलाते हैं कॉल नहीं करके। फिर इसका बीज भी पकड़ सकते हैं ना, कौन अगले सी बार किस्म हम। का है? नहीं, वो प्लॉट रहता, बीज अरे का वो प्लॉटिंग रहता। ये हम अरे घर से भी बनाते हैं हम। पपीता का किस्म वैरायटी बता दें, और कहाँ से लाए थे आप ये पपीते के पौधे? ये हमने ये घर भी पे बता ही दें। तैयार कर लिया है। आइसबेरी वैरायटी, आइसबेरी। कितना वजन एक बार में पपीता निकलता है? आवाज नहीं सुनना आता, आवाज नहीं आ रहा एक सर। पपीता का पेड़ कितने फल कितने एक, देता है? हाँ हाँ, एक पपीते को 100 से 150, 110 से 160 70 लगाते हैं। माइक आता आपको 110 से 170 तक लगाते हैं पेड़। और एक जो एक फल है, उसका वजन कम से कम 1 से 100 किलो, 1 किलो से 100 किलो मिलता, 1.5 किलो। तो एक पेड़ का उत्पादन कम से कम 1 क्विंटल से 1.5 क्विंटल मिलता। अच्छा तो ये इसकी मार्केटिंग कैसे करते हैं आप, इसके बारे में बताइए कि आप मार्केटिंग, से जाते हैं या आप मार्केट कहीं से है आपकी मार्केटिंग, बताइए। उसका मार्केटिंग हम खुद ही बेचते हैं, और कई मार्केट में भी लेते हैं हम खुद ज्यादा से ज्यादा खुद बेचते हैं हम। और कुछ जो बचा है खुद बेच के वो मार्केट में लेते हैं। हेलो। अच्छा ठीक 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 सीजन में ठीक। एक बार पपीता साल में एक बार फल देता है, 2 बार? 2 बार फल देता है कि एक बार? ये जो, हाँ, ये तुम्हारा अच्छा प्रश्न है सर। ये जो आइसबेरी वैरायटी है ना, हमने लगाई है, ये एक बार लगाई तो 2 बरस रहती है वो। तो 6 6 महीने में उसको ये ऐसा माल आता है। ये पहले ये माल बनता, इसके बाद ये पकड़ता, उसके बाद वो पकड़ता, ऐसा उसको माल 2 बरस चालू रहता, ये आइसबेरी वैरायटी को। और जो दूसरी अपनी ताइवान रहती है, वो उसको एक बार ही माल आता है। संतोष भाऊ, ताइवान के बारे में और ये आइसबेरी के बारे में, ये जो वायरस रहता है इसका अनुभव कैसा है आपका? हाँ, ये हाँ, सही प्रश्न है जो तुम बोल रहे हो वो वायरस का। तो वायरस इस वैरायटी में कम आता है। ये जो हमने लगाया ना आइसबेरी, जी इसको जी। वायरस कम आता है। हाँ, और ये आप जो आइसबेरी लगा रहे हैं एक ही खेत में कितने, अभी एक पेड़ 2 साल चलता है आप ऐसे बोल रहे हैं?
हो। तो ये कितने साल से है कि ये वायरस नहीं आ रहा अपने खेत में? मैं ये 4 साल से लगाता हूँ, लेकिन पहले वो बाजू के खेत में लगाया था और अब ये इधर के खेत में लगाया। यानी अपन ने जगह बदल दी है। हो। जी जी, वही बोला। और बाकी गांव में भी ये आइसबेरी आपका देख के लोगों ने लगाया होगा ना, तो क्या अनुभव है उसका? हाँ, लगाया होगा ना। हमारे गांव के नजदीक मांगुल, जनक, नावली 2-3 लोगों ने लगाया, तो वो भी बोल रहे कि वायरस कम आता उसमें। इसके ये रिजल्ट आयुर्वेद में। अच्छा है और उत्पादन अच्छा है और भाव भी अच्छा मिलता है, मार्केटिंग हाँ, करने में तकलीफ नहीं होती। मार्केटिंग इसको एक नंबर है, क्योंकि यो बेचने में इसके इसमें कब लगाते अ, सीजन लगाने का समय और बताएं इसमें। लगाने का समय कौन सा भी लगाने का हमें चलता पौध उसको। कब बनाना है और कौन से सीजन में भी लगाते हो, जून में लगाते हो, मार्च में लगाते, जो भी, जो जब भी लगाने का वही लगाती है, उसका ऐसा कोई नहीं, 12 महीने चालू रहता इसका है। बीज पौधा इसका इसका पौध बीज मिलता बनाने है। के लिए भी कोई उपाय बताएं कैसे पौध बनाते हैं। इसका बीज मिलता है, मार्केट में भी मिलता है। हाँ, मार्केट में मिलता है। आइसबेरी, आइसबेरी नाम है इसका। बीज मिलता है, फिर पौध बनाना है। इसका हाँ, नर्सरी बीज बनाना है तो कैसे बनाए, इसकी भी उपाय बताएं। नर्सरी, हम नर्सरी से लाते हो, पौधे नर्सरी से लाते हैं हम। ये बीज बुलाते हो, नर्सरी से बनाते हैं, नर्सरी से लेते हैं हम। पहले बार हमने जो चिखली से लाए थे। अब ये इधर से हमारे गांव के नजदीक एक ये कनेर गाँव है, उसमें से लाए हम बनाते नहीं है घर को। क्या रेट मिला पौधा, किस रेट से मिला। ये बाकी ये जो 786 रहता ना, वो ये 786 ताइवान, वो उसका 10 रुपए 11 रुपए रेट रहता है, इसका 25 रुपए रहता। ये जरा ज्यादा से ज्यादा चलता है वो। संतोष भाऊ, हम ना हमारे या मेरे मम्मी के यहाँ भी ये पपीते के पेड़ थे। अभी तो वो बीज नहीं रहे हैं, मगर वो बीज को तैयार करने के लिए जो पेड़ को पपीता लगता था, और वो कम से कम 1 किलो से लेके 5-5, 6-6 किलो की पपई थी तब। जब मुझे तो अभी बहुत याद है वो पपीते के। तो अभी उसको तो 40 साल हो गए, मगर वो अभी बीज मुझे नहीं पता है ये है या नहीं है। और वहां पर अभी मेरे मम्मी के पपैया खत्म हो गई है, वो लगाते नहीं है। तो वो बीज हम क्या करते हैं, जो पेड़ को पपीता पकने देते हैं, और फिर पकने वाली पपीता को फिर हम उसको ऐसे कुछ ऐसे क्या बोलते हैं, उसके शिवटी बोलते हैं उनको, उससे वो काट देते हैं। और उसका जो बीज है उसको हम जो गाय के गोबर के वो कंडे रहते हैं, उसको राख है ना, राख राख में ऐसे रख के रखते थे, और फिर सुखा देते थे। फिर उसका बीज तैयार होता था, फिर छोटे छोटे प्लास्टिक के पन्नी में रखते थे मिट्टी डाल के, तो फिर वो बीज जो पपीता का है ना, तो उसमें से पपीता के पेड़ निकलते थे। वो बीज अगले साल वो हम यूज करते थे, ऐसे थे। तो ये हाँ हाँ बीज क्रिया थी हमारे यहाँ। हाँ हाँ। तो ये पपई भी ना बहुत बड़ी थी, 5-5, 6-6 किलो की पपई थी वो। अब की जी हाँ मैडम, वो 5 किलो की रहती है, वो ताइवान रहती है, ये नहीं होती उसकी उतनी। ये नहीं ज्यादा नहीं से ज्यादा एक नहीं, 1 से 2 किलो। है ना, उसमें बीज ही नहीं रहता है, ताइवान नहीं रहती वो तो अलग बीज। इसमें कुछ फलों में रहता बीज, कुछ में नहीं रहता। हाँ हाँ, हाँ। जी जी जी। और आगे और क्या पपई के बारे में और भी कोई भाई बहन पूछना चाहते हैं तो फिर पूछिए हाँ, लास्ट। संतोष भाऊ, मैं हाँ ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप पपई के बीच में मिश्र पीक लेते हैं, सोयाबीन हो या सब्जी हो, हाँ तो हाँ। कौन सा पीक मिश्र पीक पपई के अंदर अच्छा आता है, और कौनते मिश्र पीक में पपई अच्छी आती है, ये बताने का ये करो थोड़ा। तो भाई मैं अभी 4 से 5 साल तक लेते हैं, तो हमारे इधर सोयाबीन लेते हैं, तो हमारी सोयाबीन अच्छी आती है।
एक एकड़ में पपई के बीच में हमारे को सोयाबीन मिनिमम 10-11 बोरी होती है, क्विंटल, एक अच्छा, एकड़ में। एक एकड़ में। हाँ। और इसका पपई के लिए कुछ जो कुछ उपयोग होता है, तो कौन सा मिश्र पिक लगाना अच्छा है कि उस मिश्र पिक का उसको भी बेनिफिट मिले पपई को, ऐसा कौन सा मिश्र पिक है? और ऐसा सोयाबीन तो मेरे को सोयाबीन लगता है, उसमें सोयाबीन ही अच्छा आता है, क्योंकि वो सोयाबीन के ऊपर रहती है और सोयाबीन नीचे रहती है, इसलिए उसको हवा पानी फ्रेश रहता हो, और सोयाबीन नीचे रहती है, इसलिए सोयाबीन अच्छा रहता उसमें। और मैं सोयाबीन निकलने के बाद क्या बोते हैं आप वो उसमें? सोयाबीन निकालने के बाद हमारे इधर चना लगाते हैं हम। सोयाबीन के बाद चना, चना भी वो नीचे रहता है, वो पेड़ ऊपर रहता है, उसका कोई असर नहीं पड़ता उसमें। अभी 20 बाय 4 में आप ये जो पपई लगा रहे हैं, तो एक एकड़ में कितने पेड़ बैठते हैं? एक एकड़ में ये 4 से पेड़ लगाए हमने। यानी कम से कम आपको 400 क्विंटल इसका उत्पादन मिलता है। और सरासरी कुछ पेड़ अच्छे रहते, कुछ बुरे होते, तो 3.5 से 4 क्विंटल माल मिलता है अपन। और आपको मार्केट से लेकर जब खुद बेचते हैं, तो हाँ, सरासरी में आपको 350 क्विंटल का क्या रेट मिलता है मार्केट से? रेट ये आता खुला बेचते तो कम ज्यादा मिलता है, तो 20-25 ऐसा मिलता है खुला। मार्केट में ले तो वहाँ 15-16 20 से मिलता है, खुला तो 20-25 मिलता है। सरासरी में मार्केट और ये खुद बेचते हैं, तो इसका 20 रुपए किलो से आपको पड़तल मिलती है उसको सरासरी करके। हाँ हाँ हाँ। बाकी के पीक उत्पादन से आप उसमें खुश है क्या, और आप समाधानी है क्या? ये मेरा कहना है कि पपई और मिश्र पीक लेते हैं, तो हाँ हाँ बाकी के जो फसल है इससे ज्यादा आपको पैसा मिलता होगा ना सर? हाँ हाँ। पैसा हमारा कहना है कि जो हम हर बरस में सोयाबीन जो बुआई करते उगाते हैं हम, जो एक एकड़ में हमारे को 10 बोरी सोयाबीन 10 क्विंटल मिलता है, तो पपीता लगाने के बाद भी हमारे को उतना ही मिलता है सोयाबीन का उत्पादन। और ये पपीते का उत्पादन ये ज्यादा है, अच्छा। इसलिए हम इसीलिए हम इसमें खुश है, और 5-6 साल तक हम लगाते हैं। और आपका लागत खर्च भी आप जो केचुआ खाद और ये जो जीवामृत बनाते हैं, और हाँ हाँ केचुआ खाद बनाने से भी आपको लागत खर्चे में बाकी के लोगों से जो रासायनिक खेती करते हैं, इससे तो लागत खर्चा कम ही होगा ना आपका? हाँ हाँ, 100% कम होगा। जी धन्यवाद भाई साहब। अभी और किसी को पूछना होगा तो पूछो। और सेंद्रिय सेंद्रिय बोले तो इसको ग्राहक भी ज्यादा लगता है, और खाने को भी अच्छा लगता है ये फल, और अपना खर्चा पर ही कम हो जाता, इसलिए हमने सेंद्रिय में पर्याय ले लिया। जी जी जी, बहुत सुंदर संतोष भैया। और आगे हमारे आदरणीय विनोद भट्ट सर आपसे संवाद करेंगे। जी जी, विनोद भट्ट सर आपका स्वागत है उत्तराखंड से। जी हाँ। हाँ जी, जी नमस्कार। भट्ट बहुत अच्छा मेरी आवाज संतोष। ठीक है? जी संतोष जी, बहुत बढ़िया। आपका बगीचा देख के आनंद आ गया। हाँ जी हाँ। वो आप ये एक चीज ये बताएं कि चना कितना होता है आपके खेत में? वो एक एकड़ में कितना चना होता है? चना चना। हाँ, आपने बोला ना कि वो सोयाबीन के बाद चना लगाते हैं। हो चना एक एकड़ में हमारे इधर 8 से 9 क्विंटल होता है। अच्छा, और वो क्या क्या भाव बिकता है? चने का भाव ये सोयाबीन के बराबर ही रहता, कब 4,000 बिकता, कब 5,000 6,000, तो मैं सरासरी हिसाब पाँच लगा रहा हजार था, आपके सर। जो आपका जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से 8,75,000 रुपया आपको पपीता से मिलता है क्या? नहीं, इतना नहीं मिलता। अ, चना सोयाबीन
हे आता कास्तकार है, हम इतना कैलकुलेशन नहीं लगाते, 5-6 लाख मिनिमम हो जाता है। अच्छा अच्छा, खर्चा लगा के ना। हाँ खर्चा नहीं, नहीं सेंद्रीय है ना अपना, ये ज्यादा से ज्यादा 30-40 हजार खर्चा होगा इसका। अच्छा अच्छा, ये तो आप चावल, जो, गोमूत्र, ये हाँ गोबर हाँ, इसका। आपने जो वो मिक्स मिक्स जो बीज बुआई का, वो बड़ा अच्छा आपने बताया। तो कोई, हाँ मुझे ध्यान है कि कई और किसान, किसी ने और भी मुझे बताया था इस तरह से, पर काफी साल पहले की बात है, महाराष्ट्र में किसी ने मुझे बताया था। हाँ। तो ये आपने खुद, आपको ये जो पद्धति है, ये किसने बताया? आपने खुद खोजा या किसी ने बताया आपको? ये हमने, ये सेंद्रिय करने का, ये हमारे गांव के आदर्श काश्तकार है गजानन भाऊ, उसने हमें मार्गदर्शन किया सेंद्रिय करने का। और ये मैंने ये अपने टीवी चैनल पे देख के ये प्रयोग मैंने खुद ही किया। ये बीच अच्छा में अच्छा, ये रोप लगाने का, ये हमारा खुद का माइंड है ये। ये वाला तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो वो था ना, जो आप बोले अलग अलग बीज इकट्ठा करो फिर उसका हरी खाद बनाओ, तो हाँ वो हाँ, किसने बताया आपको? ये हमारे सेंद्रिय ये कंपनी है हमारी, एक जैविक मिशन है हमारा, योग ऋषि अच्छा कंपनी है हमारी। उधर से अच्छा, हम अकोला, हमको मिलते अकोला हैं वाला, माहिती। हेलो। अकोला वाला, अकोला। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है। पंजाबराव देशमुख के अंदर आता हो, पंजाबराव देशमुख वाला, हाँ। हाँ हाँ। ये ठीक है। हमारे गजानन भाऊ अध्यक्ष है, उसके उसके अध्यक्ष है कंपनी के। हाँ, हाँ हाँ। और ठीक ये है। सेंद्रिय खेती हमारे गांव में 100 लोग, ज्यादा से ज्यादा हो 100 लोग हमारे गांव में सेंद्रिय खेती करते हैं कंपनी के मार्फत से। हाँ पोहरे जी थे ना पहले उसमें अध्यक्ष, हाँ हाँ, प्रकाश भाऊ? पूरे नहीं, ये आप, कंपनी है, कंपनी। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, वो हाँ कंपनी नहीं, वो जो जो मिशन है ना, मिशन, हाँ हाँ उसमें पहले अध्यक्ष पोहरे जी थे, अभी हाँ, आजकल तो मिशन। नहीं है। हाँ हाँ, मिशन के अध्यक्ष पहले पूरी थी। चलिए, बहुत अच्छा, आपको सुन के बड़ा आनंद आया। और इस तरह से अगर आपको देख के और किसान प्रेरित होते हैं और करते हैं कुछ, तो वो उनका फायदा होगा। बहुत हाँ बहुत हाँ, धन्यवाद, नमस्कार। कभी नमस्कार। महाराष्ट्र आएंगे तो मिलेंगे आपसे। जी हाँ, जी हाँ सर, हमारा नंबर है। जी जी, हाँ, ये ले लूंगा मैं आपका नंबर आपसे। जी 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 ये बहन जी है, इनसे ले लूंगा मैं नंबर। हाँ हाँ, जी मेरा हाँ। थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस वजह से जरा गड़बड़ है। हाँ जी हाँ सर। जी जी जी। ठीक है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे भट्ट सर। और धन्यवाद, आप, नमस्कार। जी जी जी। और आगे हमारे सुमित सर ने हैंड राइज किया है जी, सुमित वर्मा जी। हाँ जी, प्रणाम भैया। आपसे प्रश्न था कि आप खेती के लिए ऑटोमेशन के लिए क्या क्या औजार रखते हैं, मतलब लेबर कॉस्ट कम हो, जैसे बिजाई के लिए कुछ यंत्र रखे हैं क्या, मानव चलित या स्वचालित अ, जो होगा? नहीं नहीं, बिजाई के लिए कुछ यंत्र नहीं है हमारे पास, ट्रैक्टर है, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं करते। हम खुद हाथ से ही काम करते हैं हमारे। और अच्छा। हमारे भाई, हम 2 भाई है, और हमारा एक बच्चा है। तीन हाँ चार हाँ। जना हम काम करते हैं इसमें। कुछ मशीन अच्छा। नहीं, कुछ नहीं, हम खेती का काम अभी हमारे हाथ से करते हैं, इसलिए खर्चा कम होता है। हम्म। हाँ, किसी मशीन का प्रयोग नहीं करते हम इसमें, क्योंकि हमारे इसमें ये अंदर अंदर वो बाकी के पेड़ है, वो पौधे है, इसलिए ट्रैक्टर नहीं चलता इसमें। जी हम जी। खुद हाथ से ही काम करते हैं। अच्छा, वो बिजाई का जो साइकिल वाला आता है, मैं सोचा वो अगर मुझे खुद भी वो लेने का है तो सोचा कि आप यूज करते होंगे, कौन सा लेना सही रहेगा। कौन सा? वो साइकिल वाला जो पहिया वाला आता है ना, अलग अलग बीज लगाने के लिए हाँ हाँ हाथ हाँ से। हाँ हाँ, है हमारे इधर है वो भी। अच्छा। टोकन यंत्र बोलते हैं उसको, टोकन यंत्र। अच्छा। हाँ हाँ, बनाते हैं हमारे इधर, 4-5-6 हजार का मिलता है वो। हाँ हाँ। वो भी अच्छा रहता है हमारे इधर तो। कुछ साइकिल पे वो काम करने की भी यंत्र मिलते हैं हाँ हाथ हाँ। से। जी जी। लेकिन हमारे हम लेते नहीं हो, क्योंकि वो खर्चा ज्यादा होता है। हम जी। खुद हाथ से बुआई करते हैं, किसकी भी फसल हो ये। और ये जो सोयाबीन, चना, वो डालते, वो हम ट्रैक्टर से डालते, ये 20 फुट में। हम्म।
बाकी सब हम अपने हाथ से काम करते हैं। और ये जो छोटे फसल हैं उनके बीज क्या आप हर वर्ष लेते हैं कि आप संरक्षित रखते हैं वो अगले नहीं, वर्ष? ये कुछ बीज हम हमारे घर में ही रखते हैं और कुछ लाते हैं मार्केट से, जो नहीं मिला जो जो अच्छा अच्छा। जो वो गोभी रहती है, पत्ता गोभी, फ्लावर गोभी, उसका बीज लाना पड़ता है। ओके। हाँ, मार्केट से। अच्छा। जो अब हमें प्याज और मिर्च, टमाटर, ये बीज घर को ही तैयार होता है। और सोयाबीन, चना, ये हमारे घर में रहते हैं, वो घर का ही करते हैं हम, सेंद्रिय। जी जी। तो हाँ, ये ये रखने हाँ, का अच्छे अच्छे से अच्छे तरीके से अपना सुखा देने का और रखने का है बीज के लिए। जी जी जी। हाँ, धन्यवाद। धन जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुमित भैया। और आगे हमारे आदरणीय दिनेश सेमवाल जी भाई साहब। जी जी, सादर आमंत्रित है दिनेश सेमवाल भाई साहब। जी जी आदरणीय, बहुत ही सुंदर वार्ता चल रही है। और आदरणीय संतोष वाजड़ जी आज की हमारे मुख्य अतिथि हैं। और जो अपने एफपीओ के अध्यक्ष हैं गजानन बाजड़ जी, उन्होंने बताया था आपके बारे में कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हाँ हाँ। और जी जी। तो जो जो आप खासकर जो तिलहनी, जो तेल की फसलों की जो खेती कर रहे हैं, जो उसमें कुसुम है और जो दूसरी फसलें हैं, तो वो क्या आपके जैसे आप कुसुम का है या फिर जो फ्लैक्स सीड है, ये हाथों हाथ बिक रहा है या फिर रह जाता है, यानी स्टोर में रह जाता है? जो कुसुम का तेल वगैरह है ना। हम्म। हाँ, तो ये आपका यानी इसकी डिमांड बाजार से आ रही है कि या दिक्कत है इसको बेचने में अभी? तेल तेल हाँ, तेल जी। हाँ, तेल बिकता नहीं, बाजार में ही बिकता नहीं। हाँ। हाँ, बाजार में ही बिकता है। तेल अच्छा अच्छा अच्छा। रहता है। हाँ, बाजार में ही बिकता है, घर को लगता है। जी। तो आप अपने भोजन में क्योंकि आप वहाँ पे राई भी उगा रहे हैं, फ्लैक्स सीड भी उगा रहे हैं, और कुसुम भी उगा रहे हैं, तो आपको सबसे अच्छा तेल कौन सा लग रहा है हम खाने में? ज्यादा से ज्यादा हम इधर ये सूर्यफूल, अपना सनफ्लावर रहता ना हो। जी। हाँ, उसका और करडई का तेल हम उपयोग करते हैं उसका। ज्यादा जी से जी। ज्यादा हमारे को करडई का तेल पसंद आता है, करडई। कड़ी का तेल, जी जी जी। हाँ हाँ। बड़ी जी। जी, धन्यवाद हमारे धन्यवाद। इधर सब सब काश्तकार खेती में लगाते हो करडई, और उसका हम्म। ही उपयोग करते हैं। जी जी। ये मेरे ख्याल से आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब का हैंड रेज है जी। जी 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 जी, आदरणीय भाई साहब स्वागत है। जी संतोष भैया, बहुत अच्छा लगा आपको सुन करके। जी। यथार्थ हाँ किसान आप हैं, कि आप अपने हाथ से खेती कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ कर रहे हैं। हाँ इसलिए हाँ। पूरे किसान परिवार की ओर से मध्य प्रदेश से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पूछना चाहता हूँ कि कितने संख्या में, 1 एकड़ में कितने पेड़ लगे हैं आपके, संख्या पपीता आ, की? हमने 400 पेड़ लगाए। 400। अब 400 पेड़, एक पेड़ अपना 20 किलो के हिसाब से 2,000 रुपए एक सीजन में देता है, ठीक है? हाँ हाँ सही है ना? बीस हाँ रुपए किलो अगर अपना पपीता बिक रहा है और हाँ 1 क्विंटल होता है, तो हाँ, ये 2 सीजन सरासरी। में देता है पपीता, 2 बार फल देता है साल भर में। हाँ, 2 बार। तो एक पपीता 400, हाँ, 4,000 रुपए देता है, ठीक है ना? और 4,000। 400 पपीता के पेड़ 4,000 रुपए पर साल दे रहे हैं, 4,000, हाँ ठीक है ना? हाँ हाँ और साथ में अपनी जो फसल हो रही है, 1 एकड़ में 8 क्विंटल 9 क्विंटल अपना सोयाबीन हो जाता है, हाँ ठीक है? हाँ। तो 900 किलो सोयाबीन हुआ, तो वो सोयाबीन अपना लगभग 50 रुपए किलो जाता है, 50-60। 40-50। हाँ, 40-50। चलिए। हाँ
और इसके बाद आप चना पैदा करते हैं। हाँ हाँ तो चना का लगभग वही 8-9 क्विंटल होता है। हाँ। ठीक है, तो वो भी इसी रेट जाता है कि चना महंगा जाता है? इसी मान लो, 4-5 हजार जाता है, इसी में चने ये मान लो। 50 और रुपए। इसके बाद कोई और फसल लगाते क्या? नहीं नहीं, उसके बाद जी नहीं। जी। और 2 फसल हो गई आपकी। हाँ हाँ अच्छा, दोनों दोनों फसल देते हैं, ठीक है ना? हाँ। ठीक ठीक। तो अब इनका जो है अपना एक एवरेज किसानों को दिनेश भाई इसका लगा लेना हिसाब किताब कि 1 एकड़ में कितना जो है आमदनी होती है, एक किसान कितना कमा सकता है। और अन्य छोटी छोटी फसलों का अपने जैसे सीताफल वगैरह इनका लगाया नहीं है, सिर्फ मेन फसल है पपीता, चना और सोयाबीन। 3 फसल का हम जोड़ रहे हैं, बाकी छोड़ के। तो ये कितना होता है एक साल में, एक किसान 1 एकड़ में कितना कमा सकता है? और इसमें लागत तो लगभग लागत तो बहुत ही कम होगी, परंतु अपन 25% इसकी लागत जोड़ भी लेंगे, ठीक है ना? हाँ जी, बहुत अच्छा लगा। और किसान जो सुन रहे हैं, हम लोग इसको अपनाएंगे संतोष भाई। और ये आपका जो वेराइटी है पपीता की, IS बेरी है ना? आइसबेरी, आइसबेरी। आइस बेरी, ठीक। हाँ जी, बहुत सुंदर। जी जी ये पेड़ देखा है जी कि तुमने हमारे पपीते के? जी। हाँ, देख देख लिए पेड़ सबने। हम्म हाँ हम्म। जी। जी हाँ, सर। देखा है देखा है। आप जी बहुत सुंदर। और आगे आगे हमारे सदन में आदरणीय भुवनेश्वर राय जी को सादर आमंत्रित करते हैं। हम्म। जी आदरणीय भुवनेश्वर राय जी। जी सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद बहन जी। आज के हमारे मुख्य अतिथि जी ने जो अपने खेती बाड़ी से संबंधित अपना अनुभव शेयर किया, बहुत ही अच्छी बात है। और अमूमन देखिए, होता क्या है कि जब हम कोई पपीता लगाते हैं तो जो बात करते हैं कि हाँ ये एक पेड़ में इतना किलो हो गया, इतने रेट से मिलते हैं, और फिर जब हम उसका गुणा भाग करते हैं तो हमको लगता है कि ये बहुत ज्यादा अमाउंट जा रहा है। तो ये ऐसा होता नहीं है, एवरेज में होता है। मान लीजिए कि आपने 400 पौधे लगाए, 500 पौधे लगाए, तो उसमें से कुछ पौधों में मैक्सिमम यील्ड होता है, किसी में कम यील्ड होता है, कोई उसमें बहुत कम होता है। तो ये जब ऑन द होल बेचा जाता है तो एक एवरेज निकल करके आता है। तो इस पर हम लोग को ज्यादा, जहां तक मुझे लगता है कि ये सब लोग जानते हैं कि एक तरह से खेतों में ऐसा नहीं होता। और जो इन्होंने बताया कि करीब 4-5 लाख रुपए हम साल में कमा लेते हैं, ये बहुत बड़ा है। अब 1 एकड़ में अगर इतना आदमी कमा लेता है तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये सब इन्हीं पपीता और ये मिक्स फार्मिंग जो किया जा रहा है, इसी से संभव है, और कोई किसी उससे संभव नहीं है। तो आज की चर्चा बहुत अच्छी रही। और जो आज का योग का कार्यक्रम था जो हमारी उत्तराखंड की बहन ने किया, वो भी बहुत ही शानदार रहा। और उन्होंने जो आमंत्रित दिया हम लोगों को अयोध्या जैसे जगह पर जाने के लिए, वह भी एक बहुत अच्छी बात है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर किसी को भी अगर समय निकलता है अयोध्या जैसी जगह पर जाने की, तो सबकी इच्छा रहती है। और खासतौर से इस समय वहाँ भगवान राम का मंदिर भी बन रहा है, तो इसमें कौन नहीं चाहेगा कि वहाँ जाने को मिले। तो अगर वहाँ भी किसी को जाने का मौका मिलता है, हम तो चाहेंगे कि सब लोग जाएं, लेकिन जिसको भी मौका मिलता है वो निश्चित रूप से जाए और वहाँ रामलीला का आनंद भी उठावे और फिर और भी जगह घूमे। और अपने जो जैविक खेती की तरफ है उसको हम लोग आगे बढ़ाते रहें, और इसी तरह से हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे। आने वाले भविष्य में जो भी ट्रेनिंग वगैरह होनी है उसके लिए भी हम लोग की तैयारी चली रही है। और इस माध्यम से भी हम लोग इस काम को ट्रेनिंग के माध्यम से ट्रेनिंग भी करेंगे, लोगों को जागरूक भी करेंगे, लोग इस काम को आगे बढ़ाएंगे भी। और फिर ये
कारवां आगे चलता रहेगा। जो मुझे लग रहा है, कल मैं फिर एक कार्यक्रम में गया था, और कार्यक्रम क्या था, वो एक हॉस्पिटल में ही था। वहां एक सज्जन जो है बैठे थे और वो बातचीत होता रहा, तो वो भी एक मरीज लेके आए थे और मैं कोई वैसे खड़ा था, 3-4 लोग थे, नौजवान थे और उनकी तबीयत क्या, किडनी के पेशेंट थे, किडनी उनका डैमेज था। तो ऐसे चर्चा होने लगा कि बड़ा कम उम्र में आपका, तो उन्होंने कहा कि नहीं सर इनका जो है, तो वो कहे कि नहीं ये खान पान की वजह से हुआ है। तो वो तुरंत बीच में रोक दिए, कहे कि नहीं सर ये जो है इनको हम लोग ने बहुत मना किया और ये अल्कोहल लेते हैं और जिसकी वजह से इनको ये ऐसा हुआ। खैर वो अल्कोहल की बात नहीं कर रहे थे, वो केवल खान पान की बात कर रहे थे कि खान पान खराब है। लेकिन जो व्यक्ति बोल रहा था वो बहुत हेस पुरुष था, तो वो अपने आप लगा बताने कि 4-5 एकड़ हम लोग, हमारे गांव में केवल सब्जी खेती होती है और मैं खुद 4-5 एकड़ खेती करता हूं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इतना हम लोग दवा डालते हैं, इतना दवा डालते हैं, हर तीसरे, मतलब हम लोग प्रतिदिन स्प्रे करते ही रहते हैं। इधर आज हुआ, कल उधर हुआ, परसों उधर हुआ, नरसों इधर हुआ। कभी जो है ग्रोथ प्रमोटर डाल रहे हैं, कब वो कीटनाशक डाल रहे हैं, कब वो कीटनाशक और कभी फंजीसाइड मिला के डाल रहे हैं। मैंने कभी जो है कोई बता दिया कि नहीं ये डालने से बहुत ज्यादा पैदावार होता है तो उसको डाल रहे हैं, और बड़ी अच्छी अच्छी चमकती हुई सब्जियां निकलती हैं और वो फिर मार्केट में जाता है, बिकता है। लेकिन हम लोग पैदा करते हैं तो हम लोग को खाने में डर लगता है। अब चूंकि मैं इसी आप ही लोगों की चर्चा में सब हम लोग सुनते ही हैं, तो मेरी उत्सुकता थोड़ा सा, मैं ये कुछ बताया नहीं कि नहीं मैं तो मैं उनसे पूछता गया कि अच्छा तो आप भी उसी में से खाते हैं? ना ना ना, उसमें से तो हम लोग छूते ही नहीं हैं। हम तो ज्यादातर या तो दाल रोटी खा लेते हैं और नहीं तो फिर उसी में जो किनारे थोड़ा बहुत जिसमें हम लोग नहीं छिड़ते उठते हैं, थोड़ा बहुत ऐसे अपना हो हवा जाता है, कोई ऐसी सब्जी जो बिना किसी कीटनाशक, बिना किसी दवा का हो जाता है, उसी को तोड़ ताड़ के खाते हैं। वो तो कभी जो अच्छी सब्जियां हैं जो हम लोग बेचते हैं उसको कभी हिम्मत नहीं किया कि हम लोग खाएं। मुझे लगा चूंकि मैं जिस हॉस्पिटल में था वो एक बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे, गुर्दे का, किडनी के ही थे, और वहां बहुत ज्यादा मरीज थे। तो ये मुझे सोच करके बड़ा आश्चर्य हुआ, और है भी, क्योंकि हम लोग देख भी रहे हैं कि हम लोग तो किसानों को अन्नदाता कहते हैं, लेकिन यही किसान जो है कहीं कहीं दुश्मन बन जा रहे हैं लोगों के लिए। अन्नदाता तो हैं, ठीक है, अन्न सबको प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन जब हॉस्पिटल में भीड़ देखी जा रही है और उसका सब लोग अब ये मानने लगे कि इसका जो मुख्य कारण है वो हमारा खान पान है, और खान पान में जो भी हम पेस्टिसाइड डाल रहे हैं उसी का असर है। लेकिन खैर डॉक्टर के मुंह से तो बिल्कुल नहीं निकलता है कि नहीं आपका ये खान पान है, वो तो अपना काम करते रहते हैं। तो ये सुन करके थोड़ा सा बहुत अंदर से थोड़ा वो हुआ मुझे कि निश्चित रूप से किसान जो है अपने फायदे के लिए जितना जहर डाल रहा है, वो जान भी रहा है कि मैं जहर डाल रहा हूं। अब सोचिए कितनी विडंबना है कि किसान को एक बहुत पवित्र व्यक्ति माना जाता है, इस देश का, इस समाज का अन्नदाता माना जाता है, और सब लोग बड़े अच्छी निगाहों से देखते भी हैं कि नहीं किसान है। लेकिन जिस किसान के मुंह से यही बात निकल रहा है कि मैं इतना जहर उसमें डालता हूं कि उस चीज को मैं नहीं खाता, दूसरे को खिलाता हूं। अब आप सोच सकते हैं कि अगर सामान्य भाषा में कहा जाए तो वो उसको समाज में क्या कहा जाएगा कि जो दूसरे को जहर परोसने का काम करता है। तो ये चीज पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, और मुझे लग रहा है कि इसमें हम लोग तो अपना प्रयास कर रहे हैं, सबको मिलजुल करके प्रयास करना चाहिए। अवेयरनेस बहुत जरूरी है, और इसके लिए सरकार प्रयास भी कर रही है कि समय समय पर इस चीज को ट्रेनिंग के माध्यम से बताया जाए।
और इसमें सुधार हो। जैसा कि आप लोग पंजाब वगैरह की बात करते हैं, पंजाब में भी यही हाल है। धान और गेहूं में, गेहूं जैसी चीज शायद आप लोग जानते होंगे कि सामान्य रूप से मैं जहां तक जानता हूं कि बहुत कम स्प्रे गेहूं में होता है। हम लोग के पास तो गेहूं में कोई कीटनाशक और कोई स्प्रे होता ही नहीं है। लेकिन मैं चूंकि पंजाब में रहा हूं, पंजाब का अनुभव जानता हूं, वहां भी वो लोग नहीं मानते और खूब स्प्रे करते हैं। तो गेहूं में भी स्प्रे करते हैं। धान की तो खैर बात न करिए, धान में तो आप चले जाएंगे तो केवल डब्बे डब्बे दिखाई देते हैं। 5-6 स्प्रे बड़े हैवी कीटनाशकों के स्प्रे होते हैं, और जब बालियां निकल जाती हैं उसके बाद भी स्प्रे होते हैं। तो उन लोगों को भी हम लोग अन्नदाता कह के पूरी जो है वो किए, जबकि वो सबको जो है पूरे देश को जितना गेहूं धान परोसते हैं सब वही परोसते हैं, कीटनाशक वाला ही, और लोग खा करके बीमार हो जा रहे हैं। और हॉस्पिटल में जाने पर इतना पैसा लग रहा है, वो जो लोग जान रहे हैं, जिनके घर में ये व्यवस्था हो रहा है, वही लोग जान रहे हैं। तो थोड़ा सा चूंकि मैं रहा कल, अंदर से मुझे बहुत व्यथा हुई, और इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम दूंगा कि इसमें जितना भी हो सकता है हम लोगों को सोचने की जरूरत है। और ऐसे किसान जो इस तरह से काम कर रहे हैं उनको सरकार की तरफ से भी ये निश्चित रूप से कुछ न कुछ ऐसा अल्टीमेटम होना चाहिए कि नहीं, आप इतना स्प्रे ना करें। इस तरह से आप जहर परोस करके लोगों को नहीं खिला सकते। तो ये जरूर है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। जी धन्यवाद आदरणीय भुवनेश्वर राय जी। बहुत सुंदर आपने जो आपने पीड़ा देखी वो आपने आज सदन में बता दिया। तो आगे मैं आदरणीय श्री 2 हैंड राइज है, फिर भी पहले आदरणीय पवन कुमार सर को सादर आमंत्रित करती हूँ आज के हमारे चीफ गेस्ट के बारे में संवाद करने के लिए। फिर बाद में हम 2 हैंड राइज ले लेंगे। जी आदरणीय पवन कुमार सर। धन्यवाद रंजना जी। जी, आज के हमारे चीफ गेस्ट संतोष बाजड़ जी को बहुत अभिनंदन। बहुत सुंदर उनका खेत जो उन्होंने दिखाया हमें, पपीते की खेती और इंटरक्रॉपिंग करते हुए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और ऐसे ही हम इनसे भी प्रेरणा लेते हैं कि वो अच्छा काम करेंगे तो बाकी लोग भी सीखने का प्रयास करेंगे। और अच्छी चर्चा हुई आज, और मुझे लगता है कि मैं सभी साथियों से आह्वान करना चाहूंगा कि जैसे संतोष बाजड़ जी, जैसे हमारे और किसान हमारे आसपास आपके क्षेत्रों में, उनको आप चिन्हित करिए, उनसे बातचीत करिए, और हो सके तो उनको भी इस मंच पर लाने का एक मौका दीजिए, जो कि जिनकी बात हम नहीं सुन पाए हैं अभी तक के। इससे हम सबको इस सीखने की यात्रा में नई चीजें सीखने को मिलेंगी, जैसा कि आज मिला हुआ है। और आने वाले दिनों पर मेरी अभी कल बातचीत हुई थी, जो पहला जिला है डांग जिला गुजरात का, पूर्ण रूप से जैविक घोषित किया है सरकार ने, और उसमें जिला प्रशासन ने भी काम किया है। तो उस जिले की कहानी कैसे पूर्ण रूप से जैविक जिले में परिवर्तन हुआ और उसमें क्या कार्य हुए, तो इन सबकी कहानी को सुनने का प्रयास करेंगे। और मैंने अनुरोध किया है वहाँ के जो किसान हैं उनको भी, वो भी आए हमारे साथ। तो आने वाले दिनों पर उनकी कहानी सुन के, और लेकिन शुरुआत तो हमने एक एक खेत से करनी है, हर एक किसान से करनी है। हर एक किसान जब तैयार होगा और कुछ उसको सहयोग मिलेगा बाहर की संस्थाओं से और सरकार से, तो निश्चित रूप से वो पूरा क्षेत्र पूर्ण रूप से जैविक की तरफ परिवर्तित होगा। तो आने वाले दिनों पर हम इंतजार करते हैं, जब भी उनका उचित समय होगा उनकी बात भी सुनेंगे। और हम सब प्रयास करें कि अपने खेत से शुरुआत करते हुए, अपने किसान के एक परिवार से शुरुआत करते हुए, और कई सारे लोग जो जैविक खेती और प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, इनकी संख्या बढ़ाई जाए, इनके द्वारा उत्पादित किए जाने वाले सामग्री की मात्रा बढ़ाई जाए, और उपभोक्ता उसको खरीदने का भी अब काफी प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरफ धीरे धीरे बढ़ने की इस यात्रा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आप सब लोग इस बात पर जरूर चिंतन करेंगे कि हम
ऐसे नए किसानों को जिनकी छोटी जमीन है, कम जमीन है, और उनकी कहानी को आगे लाते हुए उनको इस मंच प्रदान करने का अपना सहयोग करेंगे। धन्यवाद सभी को, प्रणाम, नमस्ते, ओम। जी, धन्यवाद आदरणीय पवन कुमार सर। आपका मार्गदर्शन हमें एक नई ऊर्जा देता है, और आगे हमारी बहन कल्पना जी ने हैंड राइज किया है। आपका स्वागत है कल्पना जी। ओम। सदन को कोटि से प्रणाम, गुरु सत्ता को नमन। संतोष भैया जी को नमन करती हूँ मैं। और भावुक से मैं जानना चाहती हूँ कि पपीता का जो पौधे लगाए उन्होंने 1 एकड़ में बताया कि 400 पौधे लगाए। मैं सही बोल रही हूँ क्या भैया जी? संतोष भैया जी, अगर मेरी आवाज आ रही है सदन को? हाँ, आ रही है आपकी। संतोष जी शायद। उनका माइक बंद है। हाँ, संतोष जी आपका माइक बंद है। माइक बंद है आप। हाँ जी। हाँ, बोलिए बोलिए। संतोष भाऊ मी हे विचारत आहे की 1 एकर मध्ये 400 पौधे लावले का तुम्ही पपीताचे? हो. आणि ते का एक पौधा जे लावला किती वर्षापर्यंत ते देतात ये फळ? 2 बरस चलता हो, जी। लेकिन हम 2 बरस नहीं लगाते। पहली बार ज्यादा माल लगता उसको, और दूसरी बार थोड़ा कम, तीसरी बार थोड़ा कम, ऐसा चलता है। वो 2 बरस भी रहते हो। तो पपीता का जो एक पेड़ है 2 बरस तक के चलता है, बस 2 वर्ष तक के चलता है कि 3-4 साल तक के चलता है? नहीं, 2 बरस चलता है। तो उसके बीच में जो आपने तिलहन फसल लिया, क्योंकि मेरा मतलब रुझान तिलहन फसल की तरफ रहता है, और मैंने जो अभी जो बारिश का जो धान कटाई हो जाती है उसके बाद मैंने खुद अपने हाथों से 2 वर्ष पहले धनिया लगाया था, धनिया बोया था, और राई बीच बीच में डाल दी थी। मुझे तिलहन का बहुत शौक है कि घर का ही तेल यूज करे। तो अभी के सीजन में अभी धान कटाई हो जाएगी दीपावली के पहले तक, तो उसमें हम तिलहन में क्या लगा सकते हैं इस सीजन में? क्योंकि मैं एक बंदी से जैविक कृषि की शुरुआत करना चाहती हूँ। मैं सदन के यही शिक्षा ली मैंने कि शुरुआत थोड़े से करें, तो मैं अपने ससुराल में एक बंदी से शुरुआत करना चाहती स्वयं के हाथ से। तो क्या लगाए, क्या ऐसा करे कि कौन सा तिलहन का लगाए, बताइएगा। तुम्हारे आता उधर कौन सा आता हमारे को पता नहीं, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में ये राजमा लगाते, ये चना लगाते, कोई गेहूं लगाते। ये वातावरण जैसा है उसको वही लगाते। बालाघाट जिला है मेरा, तो ये आपसे लगा हुआ है, ये महाराष्ट्र से बॉर्डर है। और हाँ। इधर गर्मी में ज्यादातर वो रबी की फसल लगाते, धान लगा लेते, कोई गेहूं लगा लेते, कोई चना लगा लेते हैं, हाँ। कोई उड़द मूंग वगैरह सब लगाते। लेकिन मुझे तिलहन में लगाना है, मतलब तेल जिससे निकल सके। आपने बोला कि आप तिलहन भी लगाते तो हैं। तेल निकलने को वो सनफ्लावर बोलते हो, सूर्यफूल, वो चलता है, वो अच्छा रहता। सूरजफूल पिछले बरस हमने लगाया था वो अच्छा कितने रहा हमारे को। कितने उसमें महीने जो में फसल जाएगी उसकी? हाँ, सूरजमुखी की कितने महीने में फसल निकल जाएगी? वो 2 से 2.5 महीने में तैयार होता हो। और उसके बीच में हम क्या, या किनारी पे हम कोई तिलहन का लगा सकते हैं क्या? मतलब राई लगा सकते हैं क्या? या फिर हम गर्मी की कोई वो होती है क्या, तिल तिल जो बोते हैं, हम बारिश में भी बो देते हैं, इसके साथ में क्या बोलते, तुवल के साथ में धूरे में नहीं लगा लेते नहीं, हैं। उसमें दूसरा कोई आता नहीं। वो पेड़, वो पौधा ज्यादा से ज्यादा बड़ा होता है। जी 5-6 जी जी फीट तक बड़ा हो जाता है। उसमें कुछ नहीं आता बाकी। जी जी, धन्यवाद। आपने बहुत सारी चीजें बताई, और आपने 1 एकड़ में इस प्रकार से मल्टीप्लाई करके आपने कृषि कर रहे हैं, तो आप बहुत बहुत मतलब आप नमन के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे सीखते रहेंगे हम। धन्यवाद जी भाऊ। जी, धन्यवाद बहन जी। और आगे सुमित भैया ने हैंड रेज किया है जी, स्वागत है जी। जी। संतोष जी, आपसे एक प्रश्न ये था कि आप अपने खेत में अपने खान पान की साल भर की जरूरतों का कितना प्रतिशत
खेत से ही लेते हैं? हम खान पान से हम ज्यादा से ज्यादा 70% लेते हैं। अच्छा, हम्म। तो बाकी नहीं उगा पाते हैं कि कैसा है, मतलब वो उस क्षेत्र में नहीं हो पाता है, ऐसा समस्या है क्या? नहीं आता अपने को खान पान के लिए। हमारा बाकी और भी कुछ क्षेत्र है हमारे पास, जी। उसमें हाँ लगाते हाँ। हैं हम कुछ करडई, सूर्यफूल, गेहूं लगाते, तुअर लगाते। जी जी। इसलिए हमारा खान पान का भी हम सेंद्रिय चलाते, स्वास्थ्य अच्छा रहता है उसमें से, इसलिए हम खान पान भी हमारे खेत से ही करते। अच्छा, और एक प्रश्न ये था कि आप जैसे अभी सेंद्रीय खेती कर रहे हैं, तो हम्म। ये कितने वर्ष से कर रहे हैं, और इससे पहले जब अगर रासायनिक खेती कर रहे होंगे तो इसमें आने में क्या समस्या चुनौती आपको आई, वो थोड़ा बताने का कष्ट करें, मतलब ट्रांजिशन पीरियड कैसा था आपका? आ, वो पहले ही रासायनिक खेत में हम खान पान भी हमारा जरा स्वास्थ्य के लिए जरा अच्छा नहीं था, और जब हम ये सेंद्रिय खेती कर रहे तब से हमारे को ये दवा खाने का खर्च, बीमारी का कम आता है, जाने का काम नहीं हमको। इसलिए हम ये अपना सनफ्लावर, करडई का तेल, सरसों का तेल, इसका इस्तेमाल करते हैं हम। तुअर का ये दाल हमारे खेत में तुअर रहती है, और गेहूं भी लगाते हैं हम, इसलिए हमारा खर्चा नहीं है। बाकी स्वास्थ्य के लिए सेंद्रीय खेती अच्छी है, हमारा कहना है। बाकी काश्तकारों में भी ये ऐसा करने का काम है। नहीं, मेरा प्रश्न ऐसा था कि जैसे आज से अगर 10 साल पहले आप रासायनिक खेती कर रहे थे, और जैसे चना का उत्पादन मान लीजिए कि 10 क्विंटल हो रहा था रासायनिक खेती में, तो हम्म। जिस समय से आपने फिर सेंद्रीय खेती की ओर आने का प्रयास किया होगा, तो उत्पादन में कुछ उस समय अनुभव कैसा था, जब उत्पादन रासायनिक? में कुछ ज्यादा ज्यादा नहीं है, लेकिन ज्यादा कम भी नहीं। पहले अच्छा अच्छा। पहले 9-10 क्विंटल आता, अब 8-9 क्विंटल आता है। लेकिन अच्छा, अपने को खाने को भी लगता है ना वो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इसलिए हम ये आजमाते हैं। जी जी। हाँ, अपनों के लिए ये खाने को भी लगता, इसलिए बिल्कुल हम ये बिल्कुल। सेंद्रिय करते हैं। ये रासायनिक जी। खेती से मिलते हैं ज्यादा, थोड़े ज्यादा पैसे मिलते हैं, लेकिन खाने को हाँ नहीं हाँ। ना अच्छा रहता वो। जी जी। ज्यादातर हाँ। किसान वही सोचते हैं, मतलब एक ही पक्ष देखते हैं कि उत्पादन, लागत और फायदा, बट वो हम्म। स्वास्थ्य को नहीं देखते हैं। हम्म। जी फायदा देखने का नहीं ना, ये अपना स्वास्थ्य भी रहना चाहिए। जी। जी जी जी, धन्यवाद सुमित भैया। और संतोष भैया, आपकी अगर गौशाला भी होगी ना, कुछ गाय होंगी ना? गाय हाँ ना, हमारे पास है ना। कितनी गाय है? हमारे पास 2 गाय है। अच्छा, तो फिर वो खेत में ही होंगी ना? हाँ, खेत में, हमारे खेत में जगह है, और गांव में भी रहती हो। शाम को गांव में रहती, दिन में खेत में आते हैं। अच्छा, तो हाँ। फिर वो दो गाय के ऊपर ही आपकी खेती हो रही है ना? हाँ, ये हमारे को गोबर लगता ना, जी जी जी। गोबर गौमूत्र, इसलिए जी हमने गाय भी रखी है, और दूध भी मिलता है। अपने को केमिकल का जी दूध जी। खाने का काम नहीं है। फिर वो गाय देसी गाय है? हाँ, देसी गाय। अच्छा अच्छा, फिर वो दिखा दिखा सकते हैं बाप से गौशाला? नहीं, वो खेत में आए नहीं, हम खेत में है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ। जी संतोष भैया, और बहुत सुंदर आपका कार्य है। और मैं आगे हमारे जो घर में से जी रूप सिंह भैया जी है, जुड़े हुए हम्म। हैं मध्य हम्म। प्रदेश से, उनको सादर आमंत्रित करती हूँ आज के हमारे मुख्य अतिथि के साथ कुछ शब्द संवाद करने के लिए। जी रूप सिंह भैया, आवाज आ रही है रूप सिंह भैया? चलिए, वहां तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। रमेश चंद्र मेहरा जी, मध्य हाँ, प्रदेश से। मुझे मेरा एक है हाँ जी, प्रश्न है। प्रणाली। हाँ, ओम। संतोष भैया, आज ओ। की योग कक्षा तो बहुत अच्छी हुई। और संतोष भैया, आप जो काम कर रहे हो वो बहुत ही अच्छा है। मैं मराठी में थोड़ा सा बोलने का बोलूंगी। मैं मराठी ही हूँ. आपण जे काम करत आहात ते खूप खूप उत्कृष्ट आहे. आताच आमच्या रंजना दीदीने आपल्याला बोलल्या की आपण जे पपई करत आहात ना, तर त्या हाँ। पपईचं बी तुम्ही स्वतः ठेवलात. कारण तुम्ही जे घेत आहात ते
बाजारी पीक आहे आणि आपला योगाहार जो आहे तो जास्तीत जास्त विषमुक्त कृषीकडे देशाची वाटचाल कशी होईल याच्यासाठी प्रयत्नशील आहे. तर आपण जे पपईचं बी घेत आहात तर त्याच्यातून जास्तीत जास्त जे उत्पादन होईल त्या फळामध्ये बी सुद्धा असावी. कारण आपल्याला कल्पना असेलच की ज्या फळामध्ये बी नसते तर ते फळ खाल्ल्यानंतर जी पिढी निर्माण होते ती नपुसक म्हणजे सॉरी वांझपणा येतो असा एक हे आहे त्याचा. तर त्यासाठी मी हा एक हे सांगितला. आपण करत असलेलं काम खूप उत्कृष्ट आहे. गजानन बाजडजी सुद्धा विदर्भामध्ये खूप चांगलं काम करत आहेत. तर हाही एक विचार आहे की आपण जे पिकवतो आहोत ते बीयुक्त असावं आणि आपण जे निर्माण करत आहात त्याचं बियाणं जास्तीत जास्त प्रसारित व्हावं. म्हणजे या योगाहार कक्षेचा तो हेतू आहे की दुसऱ्याला बीज देणं किंवा वाटणं. हे एक झालं. त्यानंतर हरभरा जो पिकवला जातो त्याच्यासाठी थंड हवामान लागतं ना, थंड हो हवा. हो. हां हां हरभरा हा म्हणजे हिवाळ्यामध्ये ते येतो. हिवाळी पीक आहे असं ते. कारण आपल्या कल्पना दीदीने हा प्रश्न विचारला होता. तर जेव्हा थंडी सुरू होते पावसाळ्यानंतर ते हे केलं जातं, धान्य घेतलं जातं. हो, आणखीन 8 असं मी दिवसानं समजा माझ्या 8-10 दिवसानं पेरणी चालू होती चण्याची. बरोबर. ओम ओम माझ्या काही प्रश्न विचारायचं असेल तर ते मी नंतर विचारेन आपल्याला. हो ओम हो ठीक है मी ठीक है। चालते चालते. ओम जी धन्यवाद प्रणाली बहन। और आगे मैं आदरणीय शरद भैया जी मध्य प्रदेश से है उनको भी सादर आमंत्रित करती हूँ। जी शरद भैया अब तक आवाज आ रही है? चलिए शरद भैया तक आवाज नहीं जा रही है। आदरणीय मेहराजी भाई साहब, आदरणीय रघुवीर रावत सर, आदरणीय रघुवीर रावत सर मेरी आवाज आ रही है? चलिए ठीक है। आदरणीय ओंकारनाथ भैया जी, ओंकारनाथ भैया झारखंड से है, आप तक आवाज आ रही है? जी ओम। जी ओम जी ओम, बहुत लेट आ गई आवाज। चलिए जी स्वागत है मेरा जी भाई साहब आपका। जी ओम, सदन को नमन। आज की योग कक्षा बहुत अच्छी रही और हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने जो हमें जानकारी दी वो बहुत सुंदर जानकारी है। और जो पहले पहले बार जो किसान रसायन से जैविक की ओर जाएंगे उन्होंने जो हमें हरी खाद बनाने का जो नुस्खा दिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण नुस्खा है। और इससे निश्चित रूप से जो किसान की एक समझ है कि हम जैसे ही रसायन की ओर से इधर जाते हैं तो हमारा उत्पादन कम होगा। तो शायद इस तरह से यदि वो परिवर्तन करेंगे तो उनका नुकसान कम होगा। हम आगे जब भी अपने भाइयों से इस संबंध में बात करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो 3 फसल जो हो रही है वो बहुत धान, गेहूं और मूंग, तो इससे लोगों को परिवर्तन करने में बहुत दिक्कत आ रही है। पर ये नुस्खा हमें निश्चित रूप से लोगों को बताने में अच्छा लगेगा और लोगों को हम बता पाएंगे। तो आज के जो मुख्य अतिथि है उनका बहुत बहुत धन्यवाद और उन्होंने जो हमें जानकारी दी है। पर अभी जिस तरह से ये जो बीज की बात हो रही है कि भाई बीज हमको बाजार से ही लेना पड़ रहा है, इसके संबंध में निश्चित रूप से एक हमारे इसमें एक मतलब जो बीज के एक्सपर्ट है ऐसे लोगों को बुला करके कि किसान स्वयं अपना बीज ये सब्जियों का और धान्य का तो वो रखते हैं, पर सब्जी जैसा बीज जो है इसमें निश्चित रूप से बाजार से लेना पड़ता है। तो इसके लिए भी यदि कोई युक्ति बताई जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। जी ओम, सदन को नमन। जी जी बहुत सुंदर। और आगे आदरणीय शरद भैया जी 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 शरद भैया जी मैंने बुलाया ओम, था आपको। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज संतोष जी ने बहुत अच्छी जानकारियां दी। संतोष जी, अगर कोई गो आधारित खेती नहीं कर पा रहा है तो वो जैविक खेती कैसे करेगा? जैसे किसी के पास गो नहीं है, गाय, तो थोड़ा सा उस पर मार्गदर्शन देवें। बहुत से लोग ऐसा है जो गाय नहीं पाल रहे हो और अब गाय वो छोड़ के रोड पे छोड़ दे रहे हैं।
तो वो खेती कैसे करेंगे? नहीं, वो गाय नहीं पालेंगे तो उसको जरा सा अड़चन आती जो, क्योंकि जी सेंद्रिय बोले तो उसमें गोमूत्र गोबर ये 90% लगता है, और बाकी जो ये हरियाली का ये हरी पत्ती का खाद है वो उसका रिजल्ट कम आता है। जी। हमारे इधर तो ज्यादा से संतोष ज्यादा जी, हमारे यहाँ गाय क्या वाले है, ही बहुत लोग हैं। अच्छे अच्छे किसान हैं, लेकिन वो गो आधारित खेती वो मतलब छोड़ रहे हैं गाय को। तो उनके नहीं, लिए कोई ऐसा मतलब आप बताएं तो जिससे वो लोग अपनी खेती कर पाए। हाँ, ये गाय के बिना तो ये मेरे को अच्छा लगता नहीं। जी जी जी। और ये जो जैविक औषधि वो मार्केट में भी मिलती है, लेकिन ये गाय होती तो आप स्वयं तैयार करते हैं अपने हाथ से। जी जी जी। हम्म। मैं आपकी इस मार्केट बात में से मिलता बहुत तो। प्रभावित हूँ संतोष जी, कि बगैर गाय के अपन गो आधारित की खेती नहीं कर सकते। हाँ इसको गाय को तो आपको पालना ही पड़ेगा, और हाँ जब ही आप गो आधारित खेती कर सकते हैं। हाँ इसी बात पे मैं विशेष आपको चाह रहा था। अच्छा, हाँ। आपने पपीते की खेती के विषय में बताया, इसमें आप पीपेन भी बनाते हैं क्या? दूध निकालते हैं उसका? नहीं, हमने ये हमारे इधर आते हैं लोग व्यापारी, हाँ जी। लेकिन हमने अभी वो प्रयोग नहीं किया है। हम अच्छा खाने को अच्छा बेचते अच्छा थे। अच्छा। हाँ। जी 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 जी। अच्छा, आपके पपीते के पौधे बहुत स्वस्थ दिख रहे थे बहुत। कौन सी वैरायटी आप ज्यादातर यूज करते हैं उसमें? हम ये आइसबेरी है, वेराइटी आइसबेरी। अच्छा, ये कहाँ का है ये वैरायटी? ये मार्केट से लाया था हमने। अच्छा, मार्केट का है क्या? हाँ। मतलब हाइब्रिड नहीं है ना, ओपी वैरायटी है? नहीं नहीं, हाइब्रिड नहीं है। जी 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 जी। जी संतोष भैया। जी ओम, मुझे इतनी जानकारी लेनी थी। ओम। जी धन्यवाद शरद भैया, और बहुत सुंदर चर्चा। और फिर संतोष भैया, आपकी यहाँ की कच्ची भी पपैया जाती होंगी ना फिर कभी कभी? हम्म। कच्ची पपई भी बेची जाती होंगी ना आपकी, कच्ची पपई? हाँ, कच्चे आते हैं हमारे इधर व्यापारी पर, लेकिन हम कच्ची पपई नहीं देते उसको। हाँ। वो अच्छा अच्छा। गाय दूध निकालने वास्ते लाते हो, लेकिन हमने अभी तक नहीं बेचा उसको। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। हाँ क्योंकि कच्ची पपई से ना वो क्या बोलते हैं उसको, चेरी बोलते हैं ना, वो भी बनाते हैं। उसके लिए भी वो कच्ची पपई यूज करते हैं, हाँ हाँ। है ना? नहीं, आते हाँ। हमारे व्यापारी आते हो, लेकिन हमने अभी तक नहीं दिए उसको। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, बहुत सुंदर। जी, और आगे हमारे आदरणीय भाई साहब ने हैंड रेस किया है जी। सदन को नमन, और मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय शरद वर्मा जी को कि उन्होंने ध्यान आकर्षित किया सदन का। और मैं संतोष भैया आज के जो चीफ गेस्ट महोदय हैं उनको भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने स्पष्ट जवाब दिया कि बिना गाय के गौ आधारित या प्राकृतिक जैविक खेती नहीं हो सकती है। तो मेरा ऐसा निवेदन है, और शरद भैया ने तो इसके बीच में बात रखी थी कि जो भी प्रशिक्षण देते हैं व्यक्ति, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे किसान हो, चाहे कोई भी हो, जो वो जैविक खेती की बात करता है वो पहले हर हालत में गाय जरूर पाले, और गाय पाल करके उसका गौमूत्र और गोबर की खेती, प्राकृतिक जैविक खेती करने की बात कहे तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और आज सदन में यह बात आई है तो निश्चित है कि हम सब लोग गाय पालें। सभी वैज्ञानिक संस्थान जो प्रशिक्षण सेंटर हैं, जो वो सब, कई डॉक्टर जबलपुर से तो एक डॉक्टर साहब का आदरणीय सर भैया के पास फोन आया कि भैया हम हर हालत में 10 गाय अवश्य पालेंगे। तो ये अच्छी उपलब्धि है भाई। अगर गाय हमारे युगाहार कार्यक्रम की वजह से कहीं कोई संस्थान पाल रहा है, कोई व्यक्ति पाल रहा है, तो ये अच्छी बात है। तो और कहने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए।
तो बार बार अपन हम निवेदन करते हैं सदन से कि ऐसे बात अपन कहें ताकि जगह जगह हर ट्रेनर फार्मर और हर किसान, हर वैज्ञानिक, हर संस्थान कम से कम गाय पालने लगे, और गाय पालेगा तो निश्चित गौमूत्र और गोबर का प्रयोग होगा और जैविक खेती होगी। बस सदन से यही विनती थी, यही निवेदन था। आज अच्छा लगा कि चूंकि मुन्नीलाल प्रेरणा सर मिल जी, रही है। धन्यवाद। एक छोटी सी बात थी मेरी, आपकी इजाजत हो तो मैं सदन में बताता हूँ। जी भैया। जी संतोष जी जी भैया की जी। जो आवाज थी वो आत्मा की आवाज थी कि गाय आपको पालना ही पड़ेगा, और ये बात मैं उनके मुंह से सुनना चाहता था। और उन्होंने बिल्कुल इस चीज को बोला कि बगैर गाय के आप खेती कर ही नहीं सकते। इस चीज का उन्होंने इतनी, मतलब संतोष जी ने इतने उससे जवाब दिया, जो करता है वो ही इस चीज पे बता सकता है, और इस चीज पे वो अड़े रहे कि नहीं, गाय के बगैर आप खेती नहीं कर सकते। ये उनके लिए बहुत साधुवाद है। मैं उन्हें सह दिल से संतोष जी को बहुत आभार करता हूं कि वो इस बात पे उन्होंने दिया कि आप अगर गो आधारित खेती करते हैं और आप जैविक खेती करते हैं, प्राकृतिक खेती करते हैं, तो आपको गाय, नंदी आपको पालने पड़ेंगे, और उनके बगैर आप खेती नहीं कर सकते। संतोष जी, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ गेहूं में, नर्मदापुरम गेहूं बहुत ज्यादा उत्पादित होता है, पर मैं बताऊं आपको, हमारे यहाँ 80 एकड़ जमीन में हम लोग सिर्फ गौ के लिए ही पशु उगाते हैं। दुनिया आदमियों के लिए अनाज उगाती है, सब्जियां उगाती है, हम सिर्फ गाय माता के लिए भोजन उगाते हैं। ये हमारा काम है। हमारे यहाँ की 80% जमीन में हम आज गौ का चारा बना रहे हैं और उनको खिला रहे हैं। जी ओ। जी जी भैया, बहुत बहुत साधुवाद आपके पुरुषार्थ को। साध भैया, आप जो है मक्का उगा रहे हैं, साइलेज बना रहे हैं और गाय को भोजन दे रहे हैं। जो आपने कहा है कि लोग इंसान के लिए गेहूं और अनाज उगा रहे हैं, आप गाय माता के लिए उगा रहे हैं। आपके अंदर की पीड़ा कि हर व्यक्ति, हर घर में गाय हो, हर किसान के पास गाय हो। और ऐसे व्यक्ति जो, जैसे हमारे नर्मदापुरम में अशोक व्यास जी आए थे बॉम्बे से, जो बिना गाय के गोबर के, गोमूत्र के जैविक खेती करा रहे थे। तो कई लोग उसमें उनके बहकावे में आए और उन्होंने उनके प्रोडक्ट को प्रयोग किया और वो फेल हो गए। और चूंकि जो आज सिद्ध हो रहा है, जो संतोष भाई जी ने कहा है शरद जी के उस पर सपोर्ट किया है कि बिना गाय के जैविक खेती नहीं हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति कहता है, कोई व्यक्ति मार्केट में प्रोडक्ट लाता है, तो उसको नकार दिया जाए कि बिना गाय गौमूत्र के खेती हो ही नहीं सकती है। ये हम लोगों को शिक्षा भी मिल रही है और मिलना भी चाहिए, और ये सदन को इस बात पे अड़ग रहना चाहिए। जी बहन जी, ओम। धन्यवाद। आगे हमारा सदन का समय हो गया है, तो फिर हम आभार के लिए आदरणीय प्रणाली बहन, आज आभार करा दीजिए आप। जी प्रणाली बहन, आवाज आ रही है? जी, जी मैं जी कराता हूँ बिल्कुल आज करा आभार। भैया, प्रणाली बहन चली नहीं, मैं आप आभार भी कर करा दूं। दीजिए। हाँ जी अभी मैं कराता हूँ। जी जी। हाँ शरद जी आज भैया करा दो, सदन नहीं तो का, मैं कराता हूँ। सदन में कोटि कोटि सभी को बहुत बहुत आभार है। आज बहन जी ने बहुत अच्छा योग कराया, और जी कुछ बोल रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं बोल रहे। बहुत अच्छा योग कराया बहन जी ने, उन्हें बहुत साधुवाद। और आज संतोष जी ने बहुत गहराइयों की बात रखी है, और वही आदमी जो बातें इतनी गहराई की रख सकता है, जो प्रकृति रूप से उस चीज से जुड़ा हुआ है। और जो चीजें उन्होंने बताई हैं जितनी बनाने की, और ये उनके अनुभव से जो उन्होंने सीखा है, ये उनका ही है। और शायद उनको पैतृक रूप में भी मैं ये समझता हूँ कि उनके घर में जरूर पहले से बहुत अच्छी खेती होते आ रही होगी, क्योंकि ये माता पिता से ही ऐसी चीजें मिलती हैं जो आदमी आगे इसको बढ़ाता है। मैं आज आभार व्यक्त करता हूँ भगवान दास कुशवाहा जी का, जो हमेशा टिप देते रहते हैं
और संघ की आवाज से हमारे सदन को गुंजवान करते हैं। भुवनेश्वर राय साहब बहुत सारी जानकारियां देते हैं। हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर किशोर द्विवेदी, उनका मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि वो हमें समय समय पर बहुत अच्छी जानकारियां देते हैं और आज हम उनकी बदौलत ट्राइकोडर्मा और बबेरिया बासियाना जो इंदौर में पूना में संतोष सर जी ने सिखाया, यहाँ पे लगभग नर्मदापुरम में 11 लैब डल चुकी हैं, तो उनका बहुत आभार रहेगा। डॉक्टर राउत जी, उनका भी बहुत आभार है। गजानंद बाजड़े सर, कल्पना बहन जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। वो 251 कुंडी यज्ञ गायत्री का होने जा रहा है, जो बहुत बड़ा उस क्षेत्र में एक ईश्वरी शक्ति को, उस क्षेत्र को उठाने में कार्य करेगा। जहाँ पे इतना बड़ा यज्ञ होता है, वहां का जो क्षेत्र है वो बहुत विशिष्ट हो जाता है। मैं ऐसी बहन जी को बहुत साधुवाद करता हूँ। कृष्ण कुमार जी, उनका बहुत बहुत आभार। कृष्ण सिंह जी, ML गौर साहब, उनका बहुत आभार है। रघुवंशी जी, निकनाथ साहब, निर्मला बहन जी, सभी का बहुत बहुत आभार। ओमकार नाथ भैया, उनका भी बहुत आभार है। प्रेमला बहन जी, उनका भी बहुत आभार है। वो हमेशा नए नए, आज उन्होंने बहुत अच्छा संगीत देश प्रेम के रूप में उन्होंने बोला, वो बहुत अच्छा था। रघुवीर रावत साहब, उनका हमें हमेशा जो भी चीज वो बताते हैं, बहुत रघुवीर सर बहुत गहराई से बताते हैं। आज भी हमें जो सरसों की खेती में उन्होंने विशेष बताया, वो हमेशा हमें याद रहता है। रमेश चंद मेहरा साहब, वो हमारे नर्मदापुरम के लीडर हैं और हम लोग उनके उसमें कार्य करते हैं और हम उन्हें, भले उनकी कितनी भी उम्र हो, हमें उन्हें अपना एक मित्र मानकर उनसे हंसी मजाक काम सब कुछ करते हैं। रूप सिंह भैया, जो बहुत अच्छी सब्जियां जैविक पैदा करते हैं और खिलाते हैं, मैं रूप सिंह भैया का बहुत बहुत आभार करता हूँ। संतोष बाजड़े सर, सभी का बहुत आभार जी। रूप सिंह भैया कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं, ओम बोल रहा हूँ सभी को। जी ओम ओम, बिल्कुल रूप सिंह भैया, बहुत दिन से आपकी आवाज नहीं सुनी थी, बहुत जी। बढ़िया। श्याम सुंदर गौर साहब, सभी का बहुत सारा आभार। सुमित वर्मा जी, जो अपनी नई टेक्नोलॉजी से हम लोगों को अवगत कराते हैं और वो भी एक नया जज्बा लेके इस जैविक खेती के अखंड युद्ध में कूदे हैं, उनको बहुत सारा साधुवाद। वैशाली जी और योगा हर की जो रिकॉर्डिंग टीम है, जो हमारी हमेशा रिकॉर्डिंग करती है, जो हमेशा जीवन में काम आएगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक रामायण के रूप में जो योगाहार में जो सदस्य आते हैं, उनका लिखा जा रहा है, वो अवश्य काम आएगा और आने वाली पीढ़ियां इससे बहुत लाभ उठाने वाली है। जी ओम, मैं आभार सभी का करता हूँ जी। आज के लिए सभी आनंद। जी जी, धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत शरद मुनीलाल भैया। सर जी का भी आभार और रंजना बहन जी का आभार, दोनों का रह गया। बहुत बहुत आभार बहन जी। आभार आप कोई लोग नहीं ना, हम तो हमें आभार हमने को कहा लेते हैं। चलिए ठीक है। सिंधु दुर्ग से महामंत्री जी बहन जी जुड़ी हैं, उनका भी आभार, वो छूट गई थी। और सर भैया, बहुत अच्छी तरह से आपने आभार ज्ञापित किया। और कोई सबके छूट बारे में गए हो सदन में या लेफ्ट हो दो गए हो, शब्द उनका भी बहुत हाँ, आभार। बहुत बढ़िया। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि गजानन बाजड़ बहु और अपने योगाहार में जुड़ गए, हमारे दिनेश तो सर इससे भी बहुत चले भारी गए, मिल वो गए। लेफ्ट हो गए, उनका भी बहुत आभार। और अंत में शरद भैया के भी आभार कि वास्तव में इतना अच्छा आभार व्यक्त किया और जी, अरे हमेशा क्या बात है मार्गदर्शन के गौर रूप में साहब। बस सबको मिलते ही रहते हैं कि जी। और भैया, आपका बहुत बहुत आभार। आज आप जुड़े और नेटवर्क में रहे और आज आपने बहुत अच्छे से आपका खेत के विजिट कराई। और चलिए, संतोष जी ने बहुत अच्छा, आज का जी बहुत बढ़िया रहा आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत आभार गजानन संतोष भैया, बहुत। जी, गजानन जी, ऐसे गजानन जी का धन्यवाद।
धन्यवाद करें धन्यवाद गजानन उनको, बाजल जी का संतोष जी को जिन्होंने जोड़ा। हाँ, और इस प्रकार के किसानों को जरूर जोड़े गजानन और जी। गजानन भाऊ ऐसे, हाँ हाँ जी, ऐसे हाँ किसान बहुत है गजानन भाई जी के पास। हाँ, ऐसे किसानों को कल में हाईफेयर एक कंपनी है जो लखनऊ से है, जो हमारे यहाँ एक एक किसानों को 1-1 एकड़ में जैविक खेती करा रही है, और वो किसान से 20,000 रुपए लेती है, और वो खाद बीज स्वयं देती है, और 30 रुपया किलो, अगर मार्केट में 20 रुपया किलो गेहूं है तो वो 30 रुपया किलो जैविक खरीदेगी सीजन में, और वो विदेश भेजती है गेहूं, जैविक गेहूं। उनके पास बहुत सारी डिमांड है, तो मैं उनको जोड़ूंगा कल। एक राठौर साहब हैं लखनऊ से, वो यहाँ करा रहे हैं, गोबर खाद खरीद रहे हैं, गोमूत्र 10 रुपये लीटर और गोबर 5 रुपया किलो, गाय का, देसी गाय का गोबर खरीदना शुरू करवाने वाले हैं वो। तो ये बहुत अच्छी पहल है, गाय के हित में है कि अगर एक गाय 4 लीटर गोमूत्र देती है दिन भर में तो वो 20 रुपए का होता है, 40 रुपए का होता है, और गाय अगर 4-5 किलो गोबर देती है तो वो 25-30 रुपए का होता है। एक गाय 100 रुपए का गोमूत्र और गोबर से उसको किसान को आय होगी। और दूध अलग है, 80 रुपए लीटर लेगा। अगर 1 लीटर ही दूध देती है तो 200 रुपया एक गाय का आमदनी होगी, तो गाय हर किसान अपने अपने यहाँ पालेगा। ऐसा यहाँ प्रयास किया जा रहा है। जवाब नहीं आया किसी का? अच्छा कार है ना शरद भैया? जी भाई साहब जी, बहुत अच्छा है। बढ़िया। गाय नीलकंठ जब जी सब पालना चलेगा? है तो इस प्रकार से भी ये होना चाहिए। हाँ? अभी हम उसको, हाँ, ये तरीका अपना रहे हैं कि गाय और गोमूत्र और गोबर इस प्रकार का महाराष्ट्र में भी शुरू किया जा सकता है, अन्य राज्यों में भी हम कल उनको जोड़ेंगे। तो जैसा मध्य प्रदेश में शुरू कर दिया है, टीकमगढ़ जिले से शुरुआत हो गई है। करेंगे ना सर, महाराष्ट्र भी जी, शुरू रमेश करेंगे मेहरा सर। जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अपन एक आपका जो ग्रुप है ना उनके साथ एक बैठक करेंगे और फिर जी वहां ओम, शुरू जी करेंगे, ठीक ओम, है ना? तो क्योंकि गाय जी जरूरी है ओम। पालना। जी मेहरा जी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो कह रहे हैं कि हम गेहूं 30 रुपया किलो लेंगे, वो ये बताएं कि वो उनका अनुभव ये कितना है कि वो 1 एकड़ में पैदा कितना होता है जब वो परिवर्तन करेंगे तो? पैदा चाहे वो 12 क्विंटल हो, चाहे 14 हो, चाहे 15 हो या 10 हो, जितना भी सवाल होगा। ये है, नहीं, वो आपका कहना बिल्कुल सही है, पर जैसे किसान जो परिवर्तन करेगा, है ना, तो उसको जो बहुत ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। आ जाओ बेटा, आ जाओ, नहीं होगा, नहीं कुछ नहीं करे, आ जाओ, है ना? नहीं तो किसान वो खेती करे वैसी, उसमें 5 ट्राली गोबर डाला जा भैया तो रहा है पहले 1 एकड़ में। जो 20,000 रुपया ले रहे हैं वो किस बात का ले रहे हैं, ये बताओ? 20,000 वो रुपया इस बात का ले रहे हैं कि उसमें, अरे सुनो अभी तो सुनी तो रहे हैं। 20,000 रुपया इसलिए रहेगा, 5 ट्रॉली गोबर डाल रहे हैं। 5 नाराज क्या हो रहे हैं आप? अरे भाई मैं हाँ बोल रहा हूँ, अरे हाँ बोल रहा हूँ, हाँ बोल रहा हूँ, नाराज नहीं हो रहा हूँ। आप प्रश्न का जवाब क्यों नहीं दे रहे? अरे हाँ मैं भी, हाँ बोलो। हाँ मैं भी नाराज। अरे अच्छी मुश्किल है यार। हाँ मैं भी नाराजी है भैया। नहीं है। हाँ मैं भी नाराजी है, बहुत तेज बोल क्या हो गया? शरद भैया कहाँ है भाई? अरे नहीं बोल, अरे नहीं है। हमें नाराजी की बात कर रहे हैं, हमसे क्या बात है? नहीं है भाई, शांति से बात नहीं कर रहे बिल्कुल। इसको अब थोड़े लूट बोलो बोलो तो भैया हमें देखे। तो ये जो है बोलो 5 ट्रॉली अरे साहब 4 लेयर की ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये कम से कम 1,500 4 लेयर की, आपको मालूम है? हाँ 4 लेयर। 5 ट्रॉली गोबर कितने का आता है आपके यहाँ? नहीं वो तो 10,000 का। 1 ट्रॉली गोबर कितने का मिलेगा देसी गाय का?
2000 गाय, हाँ हैं? 2000 का। अरे मेरी सुनो, 10 एक्चुअल 10,000 का में गोबर गोबर की हुआ खाद सस्ती पड़ है। सकती है, लेकिन इनके पास गोबर ढोने की गाड़ी नहीं है। हाँ तो ये हाँ क्या है, हाँ फिर हाँ गोबर इनको ढोने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली किराए पे लेनी पड़े, इसलिए इनको गोबर मिलती है। हाँ किराए पे लेंगे, नहीं नहीं हाँ किराए पे मेरा लेंगे। ये तो भगवान दास जी का तो मुंडन ही हो गया पूरा। नहीं, हाँ बोलो। मेरा कहना ये है। देखिए 10,000 का उनका गोबर हो गया। हाँ हाँ और बीज बीज देंगे, ये बीज बीज आओ और आओ थ्रेसिंग कराएंगे, ठीक है। और इनका आओ इनका एक व्यक्ति इनके इनके यहाँ जाएगा और जीवामृत बनवाएगा, घन जीवामृत बनवाएगा वहीं पे, और 20-20 दिन में डलवाता अच्छा रहेगा, फसल की देखभाल करेगा। अच्छा मेन ये भी रहेगा हाँ ना, हाँ किसान ने हाँ पानी समय पे दिया नहीं दिया, है कि हाँ नहीं। हाँ 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 मतलब हाँ कुल मिलाकर के फिर उत्पादन भी उतना कम नहीं होगा। हाँ नहीं होगा ना। हाँ हाँ क्या हो रहा, तो ठीक है ना ये योजना। क्या छोड़न जा रहा। हाँ हाँ ठीक और है लेकिन ठीक है। गाय पालना पड़ेगी उसको भैया, हाँ हाँ मेहरा जी। हाँ हाँ गाय गाय पालना पड़ेगी तो उसका गोबर और गोमूत्र भी लेंगे। हाँ 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 नहीं वो तो फिर मतलब फिर वो अर्थशास्त्र ठीक बन जाएगा। भाई मैं तो ये चाह रहा था कि जी उनका जी जो पहला अनुभव है वो अनुभव वो बता दें कि लगभग इतना उन्होंने कर रहे, क्योंकि वो कर रहे पहले से। बस चलिए कल उनसे ही बात करेंगे जी। ओम। ठीक है सर। जी शरद भैया कहाँ चले गए थे। जी कहाँ चले गए थे आप। तो मेहरा जी हमसे जो है, मेहरा जी को जाने नाराज हो रहे थे हमसे। प्रशिक्षण देने जा रहा है मेहरा बोलो। जी, ओम। प्रशिक्षण देने जा रहा है कि नहीं नहीं। ये आचार सुनो, आचार संहिता लग गई तो प्रशिक्षण खत्म। आज तो आजकल तो हम ये कर रहे हैं, सुनो जितनी भी ये जो श्राद्ध हो रहे हैं ना, श्राद्ध, उस हाँ श्राद्ध में जा रहा है तो एक पौधा ले जा रहा है और उनकी स्मृति में लगवा रहा है। बस ये काम। हाँ ठीक करवा रहे। अरे अच्छा नहीं काम है, साहब, अच्छा काम साधु 4 लेयर खेती के विषय में तो बताओ मुनीलाल सर को। 4 लेन खेती है, ये है भैया जो आदमी 1 लेन खेती में फेल हो रहा है वो 4 लेन का प्रशिक्षण दे रहा है। तो अब वो प्रशिक्षार्थी जाने और वो प्रशिक्षण लेने वाले जाने का भविष्य क्या है उनका। यार इसकी पर बात, भैया ये बात दादू सदन के बाहर होनी चाहिए, गलत है यार, सदन में मत करो। भैया सुना था एक बात, मुन्नीलाल सर अभी वहाँ रिकॉर्डिंग जो चल रही है यार, ये सदन वहाँ में बात मत करो यार ऐसी। हाँ हाँ यार। अच्छा जी जी ओम ओम। हाँ भगवान दास जी, फिर भगवान दास दूसरी जी बात अनम्यूट भैया करो। सुनो तो, वहाँ सबसे बड़ी बात जो है, हेलो हेलो, सबसे बड़ी हाँ बात हाँ जो सुन आ रहा रही है, जो नर्सरी तैयार कर रहे हैं इसमें लोगों का बहुत नुकसान हो रहा। नर्सरी में किसान अनट्रेंड है और नुकसान बहुत उठा रहा। जैसे जो मिर्ची की नर्सरी लगा रहा है, भट्टे की नर्सरी लगा रहा है, महंगा बीज ला रहा है और नष्ट हो जा रहा। ये समस्या सबने बताई है। तो दादू एक बार कोई ने तरबूज लेके आया था बीज, वो खरीद के पौधे, उनका तो बताओ। वो तो हम ही थे नहीं अरे आप ही थे क्या, मेरे को नहीं मालूम। हाँ नहीं वो मैं ये कह रहा हूँ वहाँ जो स्थिति बन रही है, वो रोपे डाल रहा है ना, रोपे में बहुत नुकसान हो रहा। हाँ ये उनकी समस्या है। अच्छा महंगा सीड ला रहा है और रोपा जो है या तो गल जा रहा या सूख जा रहा, और इसके लिए वो
हम तो रोपा सिखाएंगे ना डालना, जिसको रोपा डालना सीखना वो हमारे पास भेज दो, है ना, वो सही है। तो अगर वो जो योगा आहार कार्यक्रम में वो 10 दिन जोड़ेगा तो हम निःशुल्क उसको वो देंगे ट्रेनिंग। बिल्कुल सही, बिल्कुल 10 दिन हमारे कार्यक्रम में जोड़ेगा योग आहार में। तो मैं निश्चित रूप से, अब मैं अभी तो मैं नहीं जा रहा हूँ प्रशिक्षण में, पर मैं जब जाऊंगा तो निश्चित रूप से ये बात करूंगा कि भैया ये बोल रोपे दीजिए, जो योगा आहार में 10 दिन हम रजिस्टर रखेंगे, वो 10 दिन जोड़ जाएगा तो फिर हम उसको निःशुल्क सिखाएंगे। और वो 2 लोग तैयार भी हैं तो आप उनसे और अगर थोड़ा जो समय हमारे दो, कार्यक्रम में नहीं जोड़ेगा तो फिर उसको फीस लेंगे। फीस ले लो। हाँ, फिर अगर फीस वो ले लो। नहीं योगा आहार कार्यक्रम में जोड़ा तो हाँ तो फीस ले लो, है नहीं? फीस लेके सिखाएंगे। हाँ, और वो जो है ना, वो जो ठीक है वो आपके मित्र ही है, वो 2 एकड़ में करना भी चाहते हैं, वो आपसे सलाह भी लेना चाह रहे हैं। हम वैसे लोगों को तैयार कर रहे हैं। कौन है हमारे मित्र? अरे वो ही है, वो पुरी जी, अच्छा, दिनेश पुरी। और उनके जो है ना, एक और वो एक और उनके भाने जो वो भी करना चाह रहे हैं। मतलब वहाँ ये चांदला में 5-7 लोग हो जाएंगे और वहाँ इसका बहुत जबरदस्त है। मिर्ची रूप सिंह जी क्या छिड़क रहे हैं? गो आधार। रूप सिंह क्या छिड़क रहे हैं? और गाय सबसे ज्यादा भगा रहा है वहीं से। जी हो रूप सिंह जी क्या छिड़क रहे हैं? म्यूट है आप, रूप सिंह जी। गाय पे क्या छिड़क रहे हैं? छिड़काव कर रहे हैं, कोई स्प्रे कर रहे हैं? 100 रुपया का पौधा लिया, पानी का छिड़काव कर रहा हूँ मैंने। नर्सरी डाली है पत्ता गोभी की, नर्सरी डली है मेरे खेत पे। पानी का छिड़काव अपने खेतों में पत्ता गोभी की नर्सरी डाली है। अरे वह पत्ता गोभी तो ठीक है, पहले क्या बताओ, तुम्हें जो 3 व्हाट्सएप करे थे वो आवेदन करना था आपको, वो कर दिए आपने? अब वो बस करना है, भरना पड़ेगा बैठ के, मेरे जानकारी नहीं है। वो जानकारी कैसे नहीं, मैंने 3 नंबर 4 नंबर पेज आपको निकाल के आपको पेज नंबर भी बताया मैंने आपको। जब अगली बार आप यहाँ से निकलोगे तो अरे ये कौन सी बात है? टोल टैक्स के रूप में आपको काम करा के जाना पड़ेगा। टोल टैक्स के रूप में आपको वो काम करा के जाना पड़ेगा। को छेक लेना, नहीं तो रोहिना से निकलने नहीं देना। जी बिल्कुल। होटल वाले से कह देना कि स्टीम निकलेगी तो रोक लेना, स्टीम निकलने नहीं देना। हम स्वामी खड़े रहेंगे ना रोकने के लिए। कहाँ रोक रहे हम भी है? खेत पे बुलाएंगे, खेत पे रोकेंगे। हाँ, कब? जब